अध्याय 11 एक हार्दिक स्वागत योग्य त्रुटि तारांकन। हा, वह बहुत प्यारा और मासूम है टिल्ड। विस्काउंट मन ही मन हंसी क्योंकि उसने उसे खरीदने और उसे अपने पास रखने का निर्णय लेने के लिए अपने अतीत की प्रशंसा की। दूसरी ओर नक्स उसके चेहरे पर संतुष्ट भाव देखकर मन ही मन मुस्कुराया। फिर उसने उसके पूरे शरीर पर नजर डाली और उसे स्वीकार करना पड़ा, उसका शरीर अब तक का सबसे अच्छा शरीर है। इसे इस तथ्य से जोड़ा जा रहा है कि वह पहले से ही अपने काले अंडरगारमेंट्स में थी। नक्स में पहले से ही एक गड़बड़ थी। ठीक है, चलिए दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ ही नक्स ने अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया और उसके क्रॉच पर बना तंबू सीधे विस्काउंट के निचले बगल को छू गया। चौंक कर विस्काउंट ने तुरंत उस चीज पर नजर डाली जो उसे चुभ रही थी और ये देखकर चौंक गई कि यह क्या था। उसने फिर नक्स की ओर देखा और उसकी वही केंद्रित और व्याकुल दृष्टि देखकर वह समझ गई कि नक्स को कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। ये सोचकर वह मुस्कुराए और सीधे अपने गोरे कोमल हाथ से उसकी गेंदों को पकड़ लिया। ओह, यह क्या है नक्स? नक्स की आंखें खुली रह गईं जब उसने उसे अपनी चीज से हाथ मिलाते हुए देखा। वह सदमे में वापस आ गया और माफी मांगी। मैम, मुझे सच में खेद है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। उसने अपनी हड्डी को अपने हाथों से छिपाने की कोशिश की और उसे अपनी जांघों के बीच खींच लिया और हकलाने लगा। बिल्कुल जैसी मुझे उम्मीद थी। उसे बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया करते देख जैसा कि उसे उम्मीद थी। विस्काउंट फेलबटा मुस्कुराए इससे पहले कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराए। ये ठीक है, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। सच कहूं तो अगर मेरे शरीर को देखने के बाद आपकी इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती तो मैं अपना आत्मविश्वास खो देती। आइए देखें हमें इसका ख्याल कैसे रखना चाहिए। मैं ठीक है मैम, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, नक्स ने बहुत धीमी आवाज में उत्तर दिया। उसके चेहरे पर जो लाल रंग था वह थोड़ा और उजला हो गया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप मुझे कोई स्वार्थी समझते हैं? जब मैं थक गया था तो आप मेरे कमरे के सामने इंतजार कर रहे थे ताकि आप मुझे आराम करने में मदद कर सकें। अब जब आप इस स्थिति में हैं तो क्या आपको लगता है कि मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा? लेकिन यह मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर विस्काउंट ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली जिससे वह उसकी आंखों में देखने को मजबूर हो गया और उसने धीरे से उत्तर दिया। अब तुम मेरी हो, तुम्हारा ख्याल रखना भी मेरा कर्तव्य है। अब समय बर्बाद मत करो और बिस्तर पर लेट जाओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसकी आवाज़ सामान्य से कहीं ज्यादा मोहक थी। नक्स ने बहस नहीं की और चुपचाप वही किया जो उसने उससे कहा था। मुस्कुराते हुए विस्काउंट ने धीरे से अपनी पैंट और अंडरवियर उतार दिया और 6 इंच की छड़ी बाहर निकल आई। विस्काउंट की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि खुद नक्स भी इसके आकार से आश्चर्यचकित था। ध्यान रखें, यह अभी भी पूरी तरह से कठिन नहीं था। अरे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा हथियार इतना मजबूत होगा। ओह, यह आपके यहाँ काफी बड़ा आकार है। विस्काउंट ने सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से आश्चर्य हुआ कि इतने प्यारे लड़के के पास इतना बड़ा रैक है। ऐसा नहीं कि उसने शिकायत की, बल्कि वह खुश थी क्योंकि उसे पता था कि यह सब उसका है। इस विचार के साथ उसने नक्स की छड़ी को अपने नर्म और कोमल हाथ से धीरे से पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसके शाफ्ट को छुआ, नक्स को महसूस हुआ कि एक बड़ा बिजली का बोल्ट उसके शरीर से होकर गुजर रहा है, जो उसकी टेलबोन से शुरू होकर उसकी गर्दन के पास समाप्त हो रहा है। उसने अपने होंठ चबाए और बिस्तर की चादरें पकड़ लीं और अपनी कराह रोकने की कोशिश करने लगा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर काउंटेस मुस्कुराए इससे पहले कि वह उसकी छड़ी को धीरे से सहलाने लगे। ओह, लानत है, यह अच्छा है। हस्तमैथुन की तुलना में बहुत अच्छा है। याद रखें, नक्स 2 बार वजन था। अनुकरण का यह अंश उसके लिए 7वें आसमान पर चढ़ने के लिए पर्याप्त था, खासकर तब जब ऐसा करने वाला एक इतनी सुंदर माँ और बूट करने के लिए एक विस्काउंट थी। उसका पूरा शरीर खुशी से कांप उठा, लेकिन फिर भी उसने नियंत्रण रखा और खुद को कराहने से रोक लिया। जैसे कि उसके न कराहने के इरादे को देखते हुए विस्काउंट ने चुनौती स्वीकार कर ली और उसे सहलाना तेज कर दिया। बकवास। novelist.com। उसके डिक पर मोटी नसें उभरी हुई थीं। उसकी छड़ी अब चट्टान की तरह सख्त हो गई थी और 8 इंच की तलवार लंबी और गर्व से खड़ी थी। भले ही मालिक का शरीर कांप रहा था क्योंकि अनुकरण उसके जैसे 2 बार कुंवारी लड़की के लिए बहुत अधिक था। यह महसूस करते हुए कि वह झड़ने वाला है, नक्स ने अपने शरीर को थोड़ा दबाया और उसे कुछ भी बताए बिना उसका माल फट गया और उसके गर्म गाढ़े वीर्य से विस्काउंट का पूरा चेहरा ढक गया। टिल्ड। जब नक्स ने विस्काउंट पर नजर डाली तो उसने खुशी से आह भरी और उसके चेहरे को अपने गाढ़े और चिपचिपे वीर्य से ढका हुआ देखकर वह मुस्कुराया और घबराए हुए भाव दिखाने और चिल्लाने से पहले अंदर ही अंदर खुद की प्रशंसा की। मैम, मुझे खेद है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा किया। मुझे बहुत खेद है। उसने खड़े होने की कोशिश की लेकिन उसके शरीर ने, जो उस भयावह सुखद एहसास का आनंद ले रहा था, उसकी आज्ञा को अस्वीकार कर दिया और उसे लेटने के लिए मजबूर होना पड़ा। धन्यवाद। दूसरी ओर विस्काउंट फेलबटा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। अचंभे में उसने अपनी उंगली का उपयोग करके उसके चेहरे पर लगे कुछ वीर्य को इकट्ठा किया इससे पहले कि उसने इसे अपने मुंह में डाला और इसका स्वाद चखा।
इसे काफी सुखद पाते हुए बोलते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। हो, अब तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम वीर्यपात कर रहे हो? मुझे ये वास्तव में अच्छा लगा और सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। मैंने पहले कभी इसका अनुभव नहीं किया था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। नक्स ने क्षमा मांगते हुए उत्तर दिया और अंतिम भाग पर जोर दिया। ये ठीक है, अगली बार जब तुम झड़ने वाले हो तो मुझे चेतावनी देना, ठीक है? जब विस्काउंट ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। नक्स ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। ठीक है, अब बाहर जाओ और नौकरानी तुम्हें बाथरूम में ले जाएगी, सोने से पहले स्नान कर लेना, उसने धीरे से उत्तर दिया। हाँ, मैं इस आरओ को साफ करने के बाद ये करूँगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये सब करने के लिए नौकरानियाँ हैं। तुम्हें बस अपना ख्याल रखना है और समय पर लौटना है। विस्काउंट धीरे से मुस्कुराया। आर्गटन, बेशक, अब से तुम मेरे साथ सोओगी। तुम्हारे पास जो कमरा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। जब मैं अपने कार्यालय में व्यस्त रहती हूँ तो समय बिताती हूँ। मेरे लौटने के बाद तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना होगा। क्या मैं स्पष्ट हूँ? क्या आपका कोई प्रश्न है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, विस्काउंट ने बाथरूम में जाने से पहले सिर हिलाया, जो उसके कमरे से जुड़ा हुआ था, अपनी शर्मिंदा नज़र को छिपाते हुए। ये पहली बार है जब कोई उसके चेहरे पर आया। यह उसके लिए भी एक नया अनुभव था और उसे इससे कोई नफरत नहीं थी, क्योंकि उसे उसकी शर्मिंदा अभिव्यक्ति देखने को मिली थी। बेशक, इसका मुख्य कारण यह था कि नक्स का जिस बदबूदार या खट्टा नहीं था, बल्कि यह कुछ हद तक सुखद था। जब नक्स ने विस्काउंट को बाथरूम में जाते देखा तो वह बहुत मुस्कुराया। उन्होंने अपना आज का लक्ष्य हासिल कर लिया और पूरी प्रक्रिया उनकी कल्पना से भी ज़्यादा आसान थी। विस्काउंट का छोटा कौन स्वभाव जितना उसने सोचा था उससे अधिक मजबूत है। बेशक, वह वास्तव में शॉटा नहीं था, लेकिन उसकी शारीरिक शैली निश्चित रूप से शॉटा से मेल खाती है। जैसे ही उसने विस्काउंट के वीर्य से सने चेहरे को याद किया, वह बुरी तरह मुस्कुराया और इसके प्रभावों को याद करने के बाद उसकी मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई। इसके अन्य प्रभाव भी थे। बेशक, ऐसा हुआ। नक्स इतना मूर्ख नहीं था कि केवल अपनी संतुष्टि के कारण विस्काउंट को अपमानित करने का जोखिम उठाता। वह ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकता, कम से कम इस स्तर पर तो नहीं। जब वह अपने सिस्टम और अपनी क्षमताओं के बारे में पढ़ रहा था तो उसे पता चला कि उसके और उसके लक्ष्य के बीच संपर्क जितना करीब और अधिक कामुक होता है, उसके क्रेविंग टच का प्रभाव उतना ही मजबूत होता जाता है। उसके वीर्य से लथपथ विस्काउंट के कारण वह उसके प्रति और भी अधिक लालायित हो जाएगी। और जाहिर है, जितनी अधिक लालसा होगी वह उतनी ही तेजी से अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा एक सुंदर राक्षस की तरह लग रहा था जिसने किसी अन्य निर्दोष व्यक्ति को अपनी आज्ञा के अनुसार धोखा दिया हो। वह जल्दी से खड़ा हुआ और बाहर चला गया और नौकरानी द्वारा बताए गए बाथरूम में प्रवेश कर गया। वह विस्काउंट से नहाना चाहता था, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया और शांत हो गया। वह जानता था कि यदि वह अपने पत्ते अच्छे से खेलता है तो इसके बदले में विस्काउंट ही इसकी मांग करेगा। काफी देर तक स्नान करने के बाद नक्स कमरे में लौटा और उसने देखा कि विस्काउंट बिस्तर पर लेटा हुआ है और मोहक मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा है। उसने आसमानी रंग का ढीला नाइट गाउन पहना हुआ था, उसके बाल अभी भी गीले थे, जिससे वह सामान्य से अधिक आकर्षक लग रही थी। नक्स अपना कृत्य जारी रखना नहीं भूला और उसने शर्माकर नीचे देखा। मुझ पर अपना सारा वीर्य छिड़कने के बाद भी तुम शर्मिंदगी से लाल होने की हिम्मत कर रहे हो? विस्काउंट हंसा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, टिल, तुम्हें चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। टिल, ठीक है, अब वहाँ खड़े मत रहो, आ जाओ, मुझे पहले से ही बहुत नींद आ रही है। उसे घबराता देखकर विस्काउंट हंसा। उसके बगल में लेटने से पहले नक्स शर्मिंदा होकर चला गया। ठीक है, शुभ रात्रि टिल्ड। विस्काउंट ने बुदबुदाते हुए लाइट बंद कर दी और नक्स को शरीर के तकिए की तरह पीछे से गले लगा लिया। उसकी विशाल छाती उसकी कमजोर पीठ को छू रही थी, जिससे उसके शरीर के निचले हिस्से में हल्की सी प्रतिक्रिया हुई। जी शुभ रात्रि, नक्स ने उत्तर दिया। वह जानता था कि यह रात उसकी नींद हराम करने वाली होगी, क्योंकि उसके पास सोने का कोई रास्ता नहीं है, जबकि फैल्बटा जैसी आकर्षक महिला उसे पीछे से गले लगाती है और उसके लंबे पैर उसके पैरों के ऊपर से गुजरते हैं। वह व्यावहारिक रूप से उससे चिपकी हुई थी। ऐसा नहीं कि उसे इस भावना से नफरत थी, उसे अपने पिछले जीवन में कभी भी विस्काउंट जैसी सुंदर महिला सोते समय गले लगाने के लिए नहीं मिली थी, इसलिए वर्तमान में वह पूरी तरह से संतुष्ट था। ये सोचकर कि इस रात के बाद उसका क्रेविंग टच कितना शक्तिशाली होगा, वह और भी अधिक उत्साहित हो गया। उसने देखा कि उसकी पिछली गणनाएं भी गलत थीं। उसे 5 दिन की ज़रूरत ही नहीं थी। इस मिशन को पूरा करने के लिए 2-3 दिन काफ़ी होंगे। यह उसकी ओर से एक गलती थी। बेशक, ऐसी त्रुटियों का उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया। अध्याय 12। अच्छा, अब मुझे यहाँ छुओ टिल्ड। आनंद के झटके ने नक्स को नींद से जागने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उसने अवचेतन रूप से अपने डिक पर नजर डाली, जो किसी तरह उसकी पैंट के नीचे खुले में था। तभी उसने देखा कि एक सफ़ेद हाथ उसकी छड़ी को प्यार से सहला रहा है।
उसे दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी और उसे तुरंत पता चल गया कि इसके पीछे कौन अपराधी है। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और थोड़ा लाल चेहरे वाला विस्काउंट फेल्बर्टा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ओह, आप जाग रहे हैं। मैंने देखा कि आपका छोटा भाई इस नई सुबह को लेकर काफ़ी उत्साहित था, इसलिए मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। मैम, ये हर सुबह होता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप मेरे हैं, आपकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, विस्काउंट फेल्बर्टा ने उत्तर दिया। हालांकि उसने बात पहले की तरह ही कही, लेकिन इस बार उसकी सांसें थोड़ी अनियमित थीं जबकि उसका चेहरा लाल रंग का था। स्पर्श की लालसा बेतुका है, नक्स ने शर्माते हुए और नम्रता से सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचा। आनंद के आवेग ने उस पर लहर दर लहर हमला किया, लेकिन ये कल जितना बुरा नहीं था। पिछली बार वह कोई अनुभवहीन व्यक्ति था, लेकिन अब जब वह पहले ही एक बार इसका अनुभव कर चुका है तो वह यथासंभव लंबे समय तक टिके रहने की पूरी कोशिश करेगा। जैसे कि वह जानती थी कि वह क्या सोच रहा था, विस्काउंट फेल्बर्टा ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी और अपने शरीर को मोड़ लिया और वह रेंगते हुए उसके क्रॉच की ओर चली गई। ठीक है, मैं आज तुम्हें कुछ अच्छा दिखाऊंगा टिल्ड। ये कहते हुए उसने अपना गाउन नीचे खींच लिया, केवल उसके बड़े दूधिया स्तन बाहर निकलने के लिए सीधे खड़े थे क्योंकि उन्हें गाउन द्वारा सहारा दिया जा रहा था। शीर्ष पर गुलाबी चेरी के साथ उन सफ़ेद जुड़वां बच्चों को देखकर किसी भी आदमी की लार टपक सकती है। नक्स ने मांस के उन नर्म ढेरों को जितना चाहे उतना निचोड़ने का सपना देखा था। खड़े होकर उन बाजीगरों को न टटोलने के लिए उसकी सारी इच्छाशक्ति लग गई। लेकिन कुछ क्षण बाद उसने हार न मानने और जहां था वहीं रहने के लिए खुद को धन्यवाद दिया, क्योंकि आगे जो हुआ वह कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कम से कम हाल के भविष्य में तो नहीं। विस्काउंट फेल्बर्टा ने खुद को सावधानी से स्थित किया और फिर उसके दो विशाल पहाड़ों ने उसकी विशाल छड़ी को घेर लिया और एक आत्मा उत्तेजित खुशी ने उसके दिमाग पर हमला कर दिया। उसके पूरे शरीर में हजारों हजारों खुशी की लहरें दौड़ गईं और उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी सुन्नता महसूस हुई। दिग्गज टिटफक टिल्ड ऐसा न करने की पूरी कोशिश करने के बावजूद वह एक संतुष्ट कराह छोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसका पूरा शरीर कांप उठा और जब उसके लिंग ने उसकी दरारों को रगड़ा, जबकि दो नर्म और सुंदर जोड़ी स्तनों द्वारा उसे मसला गया, तो उसे जो खुशी महसूस हुई वह कल उसके द्वारा दिए गए हैंडजॉब से हजारों गुना बेहतर थी। उसकी आंखें पीछे मुड़ गईं और उसकी पीठ ऊपर की ओर झुक गई, जो वह महसूस कर रहे अत्यधिक आनंद का विरोध करने की कोशिश कर रहा था। उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट होकर विस्काउंट फेल्बर्टा मुस्कुराया और अपनी गति बढ़ा दी, जिससे उसे जो आनंद महसूस हो रहा था वह और भी तीव्र हो गया। हालांकि नक्स ने फिर भी विरोध किया। वह अभी भी तुरंत सहने की इच्छा से जूझ रहा था, जैसे कि इससे उकसाया गया हो। विस्काउंट फेल्बर्टा की आंखें उससे मिली। आंख से संपर्क बनाए रखते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और अपने सुस्वाद लाल होठों को चाटा, इससे पहले कि वह उसके स्तनों से बाहर निकले उसके डिक की नोक को चूमती। टिल्ड इस स्वर्गीय दृश्य से उत्तेजित होकर नक्स अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसका वीर्य फूट पड़ा, जो एक बार फिर विस्काउंट फेल्बर्टा के चेहरे और उसके दूधिया स्तनों पर फैल गया। हालांकि इस बार यह उसके मुंह के पास अधिक केंद्रित था। हा 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 हा, नक्स ने जोर जोर से सांस ली। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। इस बार इस बारे में कोई विचार नहीं था कि इससे उसे अपने लक्ष्य में कैसे मदद मिलेगी या उसे विस्काउंट को खुश करने के लिए कैसे कार्य करना चाहिए। तमाम उत्तेजनाओं के कारण उसका दिमाग पहले से ही सुन्न हो गया था। तुम्हें सच में अपना दूध मेरे चेहरे पर फैलाना अच्छा लगता है ना? विस्काउंट फेल्बर्टा ने चिढ़ाया। हा, ये बहुत अच्छा लगा। हा, नक्स ने बिना सोचे उत्तर दिया। उसे इस तरह देखकर विस्काउंट फेल्बर्टा मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। आप मेरे आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, है ना? मैंने आपसे कहा था कि झड़ने से पहले मुझे बताएं, लेकिन आपने इसे नज़रअंदाज कर दिया। इस बार नक्स का दिमाग साफ हो गया और उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे बेहद खेद है मैम। उसने सोचा कि उसने किसी तरह विस्काउंट फेल्बर्टा को नाराज कर दिया है, लेकिन जल्द ही उसने उसके चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कान देखी। हालांकि वह मुस्कान उसके आकर्षक चेहरे पर फैले दूध के साथ एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान की तरह लग रही थी, लेकिन वह भी उसे एक अलग तरह का आकर्षण देता था और नक्स के लिए अपने निचले शरीर में हल्की सी प्रतिक्रिया महसूस करने के लिए पर्याप्त था, भले ही वह कुछ देर पहले ही झड़ा था। टिल्ड, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। हालांकि मेरा आदेश सुनने के लिए आपको अभी भी कुछ दंड की आवश्यकता है, विस्काउंट फेल्बर्टा ने बुदबुदाया। मैम, मुझे जो भी सज़ा देगी मैं उसे अवश्य भुगतूंगा। नक्स ने गंभीरता से सिर हिलाया। हा, देखो तुम कितने गंभीर हो। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मौत या कुछ और सज़ा दूंगा। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक हल्की सज़ा होगी। आप इसका थोड़ा आनंद भी ले सकते हैं टिल्ड, विस्काउंट फेल्बर्टा ने कामुकता से अपने होठों को चाटते हुए उत्तर दिया और साथ ही उसने नक्स के दूध का फिर से स्वाद चखा। उसके शरीर पर एक अलग तरह की संतुष्टि छा गई जब उसने अपने पूरे शरीर पर वीर्य देखा और वह सुंदर लड़का थके हुए चेहरे के साथ उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था।
मेरा पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ है टिल्ड, उसने मुस्कुराने से पहले अंदर ही अंदर सिर हिलाया। ठीक है, मेरे नहाने के बाद काम पर जाने का समय हो गया है, लौटने के बाद मैं तुम्हें देखूंगा। ठीक है, मैं कल की तरह तुम्हारे कमरे के सामने तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। मैंने सचमुच अपना पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया टिल्ड। डॉट डॉट डॉट। असामान्य रूप से उज्ज्वल मूड के साथ विस्काउंट फेलबटा दिन की शुरुआत करने के लिए अपने कार्यालय की ओर चल दी। एक विस्काउंट के रूप में अधिकांश मामले उसके अधीनस्थों द्वारा संभाले जाते हैं, बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि वह कुछ नहीं करती है। वह एक सीईओ की तरह है जो हर चीज़ का ख्याल रखती है और हर चीज़ का प्रबंधन करती है। हालांकि इन कुछ दिनों में वह बेहद व्यस्त हैं। यह 8वें महीने का आखिरी सप्ताह है और वह सप्ताह भी है जिसमें विस्काउंट को सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वह कर संग्रह को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है और इसे अपने अधीनस्थों पर नहीं छोड़ सकती है। उसे एकत्र किए गए कर की राशि, उन लोगों से कैसे निपटना है जिन्होंने कर का भुगतान नहीं किया है इत्यादि के बारे में रिपोर्ट पढ़नी होगी। धन्यवाद। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई और कुछ मिनट बाद सफ़ेद शर्ट के ऊपर काला कोट पहने एक आदमी आया और झुक गया। नमस्कार विस्काउंट फेलबटा। वह विस्काउंट फेलबटा का बटलर जोयब था। फेलबटा ने सिर हिलाया और जोयब ने शुरुआत की। सूखे के कारण किसान इस महीने कर का भुगतान करने में असमर्थ हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पिछले महीने कर का भुगतान करने में अपनी सारी बचत खर्च कर दी है और अभी खाने के लिए भोजन का खर्च मुश्किल से उठा पा रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से स्थिति की जांच कराई और पुष्टि की वे जो कहते हैं वह सच है और किसान वास्तव में कठिन समय से गुजर रहे हैं। फेलबटा ने अपनी आंखें बंद करने से पहले सिर हिलाया। जोयब उसके विचारों को बाधित किए बिना चुप रही और कुछ मिनट बाद विस्काउंट फेलबटा ने बात की। ठीक है, उनकी ज़मीनें ले लो और उन्हें अगले पूरे साल के लिए करों से मुक्त कर दो। ये सुनकर जोयब की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने प्रतिवाद किया, लेकिन विस्काउंट, जो ज़मीन उनके पास है उसका मूल्य उनके द्वारा दिए गए कर से कहीं अधिक है। क्या हम उनसे जबरन वसूली नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वे किसान मूर्ख हैं। अगर हम उन्हें कर देने के लिए मजबूर करेंगे तो वे अगले कुछ महीनों के लिए कर चुकाने के लिए अपनी ज़मीन किसी और को सस्ते दामों पर बेच देंगे और फिर बिना कुछ किए बेघर हो जाएंगे। इससे खाद्य उत्पादन कम होगा और हमारे करों में भी कमी आएगी, इसलिए उनकी ज़मीनें लेना बेहतर है। बेशक हम वास्तव में उन्हें नहीं ले रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ कागज़ पर लेंगे। हम किसानों को उन पर खेती करने की इजाज़त देंगे और अगर वे अगले 12 वर्षों तक 10% अधिक कर का भुगतान करते हैं तो हम उनकी ज़मीनें उन्हें वापस कर देंगे। जहाँ तक करों की बात है तो इसके भुगतान के लिए राजकोष का उपयोग करें। जोया प्रबुद्ध था और उसने इस योजना के साथ आने के लिए अंदर ही अंदर विस्काउंट फेलबटा की प्रशंसा की, लेकिन जल्द ही उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और सवाल किया, लेकिन क्या होगा यदि मसौदा अगले 12 वर्षों के भीतर फिर से सामने आए? तब हम क्या करेंगे? हम उन वर्षों की संख्या बढ़ा देंगे जिन पर उन्हें अतिरिक्त कर देना होगा। कोई बड़ी बात नहीं। फेलबटा ने लापरवाही से अपने हाथ हिलाए और जोयाब उसकी दृष्टि से और अधिक प्रभावित होने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे विश्वास है कि अब मैं यह मामला आप पर छोड़ सकता हूँ। हाँ विस्काउंट फेलबटा, मैं आपको अगले 2 दिनों के भीतर रिपोर्ट दूंगा। जोयब ने हमेशा की तरह कुशल ढंग से सिर हिलाया। डॉट डॉट डॉट। बैठक जारी रही और जितना अधिक समय बीतता गया विस्काउंट उतना ही असहज महसूस करता गया। उसने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी छोटी बहन के अंदर एक अजीब सी मरोड़ महसूस की। उसने अपनी जांघों को आपस में रगड़ा, इस अजीब एहसास को शांत करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। असहाय महसूस करते हुए उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और रिपोर्ट सुनती रही। विस्काउंट फ्लोरेंस रीड्स ने पूछा है कि क्या सुबह 9 बजे मिलना अच्छा समय है? मिलो। क्या हमने कल मिलने की योजना बनाई है? जोयब ने उत्तर देने से पहले असमंजस में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। विस्काउंट, यह मार्केस एडवर्ड की बेटी का 21वां जन्मदिन है और वे इसे मनाने की योजना बना रहे हैं। हमें 1 सप्ताह पहले निमंत्रण मिला है। मेरा मानना है कि अगर हम वहां नहीं जाते हैं तो यह मार्केस के लिए अपमानजनक होगा। फेलबटा को निमंत्रण पत्र पढ़ना याद आया और उसने सिर हिलाया। महज एक विस्काउंट होने के कारण वह मार्केस जैसे किसी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती, इसलिए उसे वहां जाना होगा। इसके अलावा इस पार्टी का कुछ प्रकार का राजनीतिक महत्व भी होगा क्योंकि कई रईस जिन्होंने ये तय नहीं किया है कि वे किस राजकुमार का समर्थन करेंगे वहां दिखाई देंगे, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राजकुमार भी पार्टी में शामिल होंगे। ठीक है, उससे कहो कि मैं 9 बजे तक तैयार हो जाऊंगा और हम 9:30 से पहले निकल जाएंगे। हम देर नहीं कर सकते। क्या तुमने उपहारों के बारे में भी सोचा है? विस्काउंट को इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे पहले ही तैयार कर लिया है। फेलबटा ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब आप छुट्टी ले सकते हैं। हम 2 घंटे के बाद बाकी पर चर्चा करेंगे। जैसा आपका आदेश हो। हालांकि जोयब ने देखा कि आज का ब्रेक सामान्य से थोड़ा जल्दी और लंबा था, उसने ज़्यादा नहीं सोचा और जाने से पहले झुक गया। जैसे ही जोयब चला गया विस्काउंट का गंभीर चेहरा बदल गया और उसने अपनी नहर में अपनी उंगली डालने से पहले जल्दी से अपना गाउन उठाया और खुद को आनंद देना शुरू कर दिया।
हाहा टिल्ड, क्या हो रहा है? ये कैसी गुदगुदी हो रही है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि जब उसने हस्तमैथुन किया तो उसे बहुत अच्छा लगा, फिर भी उसे लगा कि कुछ कमी है। अचानक एक चेहरा जो बार बार उसके दिमाग में आता था, एक बार फिर सामने आ गया। फिर वह शांत हुई, अपना गाउन ठीक किया और अपनी नौकरानी को बुलाया। नक्स को कॉल करें। नौकरानी ने जाने से पहले उसे प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद एक अलौकिक चेहरे वाला एक लड़का कार्यालय में दाखिल हुआ और धीमी आवाज में अभिवादन किया। शुभ दोपहर मैम। जब विस्काउंट ने उसे अपने पास वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया तो वह मुस्कुराए। अब नक्स, क्या तुम्हें याद है कि मैंने आज सुबह तुम्हारी कैसे मदद की थी? शर्मिंदगी से सिर हिलाते हुए नक्स का चेहरा लाल हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। बेशक, आप मुझे कुछ भी करने का आदेश दे सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे पहले कि फेलबटा अपना वाक्य पूरा कर पाती, नक्स खड़ा हो गया और तुरंत उत्तर दिया। फेलबटा ने उसे इस तरह देखकर हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा, अब मुझे यहाँ छुओ टिल्ड। अध्याय 13 डरावना स्पर्श की लालसा तारांकन। अच्छा, अब मुझे यहाँ छुओ। क्या क्या? नक्स स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह इतनी सीधी बात कर रही है। क्या क्या तुमने यह नहीं कहा कि मैं जो कहूंगा तुम वह करोगे? क्या तुम अपने शब्दों से मुकर रहे हो? नहीं, मैं ये करूंगा। नक्स का चेहरा लाल हो गया और फिर लाल रंग के गाउन पर नजर डालते ही वह जल्दी से अपने घुटनों पर बैठने से पहले और भी लाल हो गया। गल्प, वह अंदर ही अंदर निगल गया। विस्काउंट फेलबटा वास्तव में बहुत सुंदर है। फिर उसने गाउन को ऊपर खींचने से पहले उसके निचले हिस्से को पकड़ लिया, जिससे उसकी पतली लंबी टांगें दिखने लगीं। उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं। ऐसा लग सकता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह शर्मिंदा था, लेकिन नक्स बस आनंद ले रहा था और उसके जैसी खूबसूरत महिला को निर्वस्त्र करने की भावना की सराहना कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कोई सपना जी रहा हो, एक ऐसा सपना जिससे वह कभी जागना नहीं चाहेगा। दूसरी ओर उसकी चाल जितनी धीमी थी, फेलबटा को उतना ही अधिक अनुमान था कि क्या होने वाला था, क्योंकि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। झुंझुनी की अनुभूति जिसे उसने बमुश्किल दबाया था, इस बार पिछली से भी अधिक प्रबल होकर फूट पड़ी। जल्द ही नक्स का हाथ उसकी छोटी बहन तक पहुंच गया, इससे पहले कि वह उस पर नजर डालता। उसने सिर हिलाया और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। नक्स उसे इस तरह भागते हुए देखकर मुस्कुराया। वह उसे थोड़ा छेड़ना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह इस तरह खेलने की स्थिति में नहीं था। उसे सावधान रहने और एक आज्ञाकारी लड़के के खिलौने की तरह काम करने की जरूरत है। समय उसके पक्ष में था, उसे बस कुछ समय इंतजार करने की जरूरत है और फिर वह कर पाएगा जो वह चाहता था। novelist.com। बिना किसी देरी के नक्स ने सीधे उसकी काली पैंटी को एक तरफ सरका दिया, जिससे उसकी खूबसूरत गुलाबी बिल्ली दिखाई देने लगी, जिसके चारों ओर थोड़े से भी बाल नहीं थे, और एक स्पष्ट रास्ता देखकर उसने तुरंत अपनी बीच की उंगली की नोक को उसकी नहर में डाल दिया। अनटिल्ड, अपनी इच्छित प्रतिक्रिया पाकर आगे बढ़ने से पहले नक्स मन ही मन मुस्कुराया। अनटिल्ड, खुशी के झटकों ने विस्काउंट के शरीर पर हमला कर दिया। किसी भी तरह ये खुशी उस समय की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी जब उसने खुद ऐसा किया था। पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिलने पर उसने सीधे नक्स का सिर पकड़ लिया और उसका चेहरा सीधे अपने मोटे स्तनों में धकेल दिया। नक्स ने देखा कि वह सामान्य से कहीं अधिक संवेदनशील थी। फिर वह मुस्कुराया और उसने अपनी तर्जनी भी अंदर सरका दी। अनटिल्ड, उसने महसूस किया कि उसकी पकड़ उसके सिर के चारों ओर मजबूत होती जा रही थी, क्योंकि उसने उसे अपनी दरार में और गहराई तक धकेल दिया था। उसके पैर भी उसके पैरों के चारों ओर आ गए थे, जैसे उसे डर हो कि वह दूर चला जाएगा। हालांकि यह स्थिति थोड़ी असुविधाजनक लग सकती है, लेकिन उसके शरीर की कोमलता ने इसे अब तक की सबसे आरामदायक स्थितियों में से एक बना दिया है। अपनी 2 उंगलियों से उसने बिना आराम किए उसके गीले पिचके हुए अंदरूनी हिस्से को छेड़ा। उसकी कराहें उसके कानों को धन्य संगीत की तरह लग रही थीं। अनटिल्ड अनटिल्ड अनटिल्ड। वह जितना अधिक कराहती, वह उतनी ही तेजी से अपनी उंगली घुमाता, और जैसे ही उसकी कराह कम हो जाती, वह अपनी गति कम कर देता, जिससे वह और जोर से कराहने पर मजबूर हो जाती। अनटिल्ड अनटिल्ड अनटिल्ड। पैटर्न को देखते हुए विस्काउंट अपनी पूरी ताकत से कराहती रही, जबकि उसने नक्स के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जैसे कि उसके शरीर को अपने शरीर के साथ मिलाने की कोशिश कर रही हो। जल्द ही नक्स को लगा कि उसके अंदरूनी हिस्से अनियंत्रित रूप से हिल रहे हैं और उसे पता था कि वह झड़ने वाली है। बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी गति और भी बढ़ा दी। उसकी हरकतें पहले की तुलना में बहुत तेज हो गईं। अनटिल्ड 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 अनटिल्ड। आनंद। अपने शरीर को झुकाने से पहले फेलबटा का शरीर अनियंत्रित रूप से हिल गया और उसका रस बिना रुके बाहर निकल गया। नक्स का पूरा हाथ उसके रस में डूबा हुआ था। उसे लगा कि उसके चारों ओर उसकी पकड़ कमजोर हो रही है। वह खड़ा हुआ और सवाल किया, मैम, क्या मेरा प्रदर्शन संतोषजनक था? वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। दूसरी ओर विस्काउंट फेलबटा जोर जोर से सांस ले रही थी, इससे पहले कि उसने धीरे से अपनी आंखें उसकी ओर उठाईं और उत्तर दिया, हाहा, संतोषजनक। ये तो हाहा, मानो तुमने अनगिनत बार हाहा
किया हो। ये सुनकर नक्स ने घबराहट में अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने बस सोचा कि मैं जल्द ही ऐसा कुछ करूंगा, इसलिए मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया ताकि मैं अपना काम कर सकूं। बहुत बढ़िया। उसका अंतिम वाक्य लगभग सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने शर्म से अपनी आवाज़ नीची कर ली थी। विस्काउंट फेलबटा ये सुनकर हंसी, लेकिन फिर वह नक्स की अप्रत्याशित कार्रवाई से आश्चर्यचकित हो गई। वह कुर्सी पर बैठ गया, टमाटर की तरह लाल चेहरे के साथ अपनी जांघ थपथपाते हुए बोला, मैंने ये भी पढ़ा है कि महिला वीर्यपात के बाद अगर वह पुरुष की गोद में बैठेगी तो उसे अच्छा लगेगा। हाँ, एक आदमी हो। फेलबटा ने उसे लाल चेहरे के साथ वहां बैठे देखा तो हल्की सी हंसी, लेकिन फिर वह खड़ी हो गई और उसकी गोद में बैठने से पहले उसकी ओर चली गई। किताब में जो कहा गया है वह वास्तव में सच है। ये पहले से बेहतर लगता है। ये कहते हुए फेलबटा ने अपनी आंखें बंद करने से पहले नक्स की छाती पर अपनी पीठ झुका ली। नक्स मुस्कुराया और उसने अपनी बाहें उसकी पतली कमर पर घुमाईं और अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रख दी। शायद एक दिन और वह मेरी हो जाएगी, उसने मन ही मन सोचा। विस्काउंट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कैसे वह उस व्यक्ति से बदल गई जो हमेशा स्थिति को नियंत्रित करता था, उसकी गोद में बैठा था, थका हुआ था और हिलने डुलने में असमर्थ था, और यह पूरा परिवर्तन कितनी तेजी से हुआ था। निस्संदेह अगर उसने इस पर ध्यान भी दिया तो भी उसे इसकी परवाह नहीं होगी क्योंकि अभी वह बहुत थकी हुई थी और नक्स के आलिंगन का आनंद लेने में व्यस्त थी। नक्स भी उसके स्तनों को मसलना चाहता था लेकिन उसे अपनी सीमा पता थी। वह थोड़ा और इंतजार करेगा। विस्काउंट फेलबटा का दिमाग धीरे धीरे साफ हो रहा है, उसे अभी नम्रता से काम करने की जरूरत है और बस उसके चेहरे पर लाली होनी चाहिए। ... नक्स और फेलबटा कुछ देर तक ऐसे ही रुके रहे, लेकिन नक्स को पता था कि वे ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रह सकते और शर्माते हुए बुदबुदाए, मैम, मुझे लगता है कि आपका ब्रेक खत्म होने वाला है, आपको अब खड़ा होना चाहिए। मम, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे यहीं ऐसे ही रहने दो, हमारे पास अभी भी 1 घंटा है। लेकिन हमें इस जगह को भी साफ करना होगा। और बिना कुछ कहे नक्स अपनी पैंटी ठीक करने लगी और फिर अपना गाउन। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे अपने ऊपर और अधिक निर्भर बनाने का यह मौका जाने दे। आप अपना काम इस तरह नहीं कर सकते, क्या आप कर सकते हैं? वह बड़बड़ाया। विस्काउंट के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। वह उसके कपड़े ठीक करने का इंतजार करती रही। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोलीं और आलस्य से खड़ी हो गई। तुम ठीक कह रही हो, मुझे बाथरूम जाने दो, तुम किसी नौकरानी से कहो कि यह जगह साफ कर दे। ठीक है। नक्स ने सिर हिलाया, इस बार हालांकि उसका चेहरा अभी भी लाल था। यह उस हद तक नहीं था जहां उसकी चाल धीमी और कठोर थी। ये दर्शाता है कि वह सभी परिवर्तनों को अपना रहा है। ये पूरी स्थिति पर धीरे धीरे नियंत्रण पाने का उनका तरीका भी था। कुछ भी न देखते हुए विस्काउंट चला गया और फिर नक्स ने नौकरानी को बुलाया और सब कुछ साफ कर दिया। 15 मिनट बाद फेलबटा वापस लौटी। उसने अपना मेकअप पहले ही ठीक कर लिया था। उसे एक मजबूत और स्वतंत्र महिला की आभा देते हुए देखकर कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि वह वही महिला थी जो शक्तिहीन होकर नक्स की गोद में बैठी थी। मेरा काम फिर से शुरू होने में अभी भी लगभग 40 मिनट हैं, तब तक हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। हाँ, आपने अभी तक अपना दोपहर का भोजन नहीं खाया है, माँ। इसलिए आपको पहले इसे खा लेना चाहिए। मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे किसी अन्य माध्यम से पोषक तत्व मिल रहे हैं, जिससे मुझे अब भूख नहीं लगती। आप क्या सोचते हैं? वह शरारती ढंग से मुस्कुराई जब उसने नक्स के क्रोच पर नजर डाली और उसके होठों को चाटा। नक्स का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्मिंदगी से अपनी निगाहें नीचे कर लीं। उसका ध्यान भटकाने के लिए उसने नौकरानी को दोपहर का भोजन लाने का आदेश दिया और ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि वह अपने लाल चेहरे से बहुत आश्वस्त नहीं लग रहा था। फेलबटा जोर से हंसी जब उसने उसे इस तरह अभिनय करते देखा। इस महल की नौकरानियां हमेशा की तरह कुशल थीं, मानो वे ऑर्डर का ही इंतजार कर रहे थे। कार्यालय में स्वादिष्ट और चटपटा खाना लाया गया। नौकरानियों के जाने के बाद फेलबटा ने नक्स की ओर देखकर मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, अब नक्स, मुझे कहाँ बैठना चाहिए? क्या तुम्हारी गोद अच्छी लगती है? नक्स शर्मा गया और फेलबटा हंसा। उसे चिढ़ाने में वाकई मजा आता है। जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठने वाली थी, नक्स की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। उसने नक्स पर नज़र डाली जो लाल चेहरे के साथ अपनी कुर्सी पर बैठा था और उसकी नज़रों से बचते हुए अपनी जांघ थपथपा रहा था। विस्काउंट उसकी प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित थी। वह बस उसे थोड़ा चिढ़ाना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इसे गंभीरता से लेगा। वह अपना सिर हिलाकर इनकार करना चाहती थी, लेकिन जब उसकी नज़र उसकी गोद पर पड़ी तो उसके अंदर किसी चीज़ ने उसे रोक दिया। वहाँ बहुत आराम है। वह उसकी ओर चली और उसकी गोद में बैठ गई। उसके चेहरे पर लालिमा थी जिसे वह नक्स से छुपाना चाहती थी। ये देखकर नक्स मन ही मन मुस्कुराया, जबकि उसने ऐसा दिखावा किया कि उसने लाल चेहरे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस रुको, अभी भी समय नहीं आया है।
वह बहुत धैर्यवान था। अपनी शर्मिंदगी छुपाने और जवाब देने से पहले विस्काउंट ने अपनी नई सीट पर खुद को सहज कर लिया। ठीक है, अब मुझे खिलाओ। उससे कुछ ऐसी ही उम्मीद करते हुए नक्स ने अपना सिर अंदर की ओर हिलाया और लाल चेहरे के साथ सिर हिलाया। जब तक उन दोनों ने दोपहर का भोजन किया, ब्रेक खत्म होने का समय हो चुका था। ठीक है, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, लेकिन मुझे ज़्यादा याद मत करो, ठीक है? मैं जल्द ही वापस आऊँगा। फेलबटा ने उसकी गोद से उठते हुए चिढ़ाया। मैं मैम का उनके कमरे के सामने इंतजार करूँगा। नक्स ने सिर हिलाया और ऑफिस चला गया। उनके जाने के बाद आज के लाभ के बारे में सोचते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंच गया था। अगर वह चाहता तो आज रात अपना लक्ष्य पूरा कर सकता था, लेकिन उसने चीज़ों में जल्दबाजी न करने और थोड़ा और धैर्य रखने का फैसला किया। आज कुछ अच्छी चीज़ें हुईं। पहली यह कि उसने उसकी छोटी बहन को छुआ। उसने उसे अपनी गोद में भी बिठाया और फिर आखिरी में उसने उसे खाना खिलाया। हाँ, उसे खाना खिलाने के बाद विस्काउंट ने उसे भी ऐसा करने की पेशकश की, जिसे उसने शर्माते हुए स्वीकार कर लिया। उसने आज रात के बारे में सोचा और फैसला किया कि वह उसे आज की गति तय करने देगा। यदि वही सब कुछ तय कर रहा है तो वह उसे नियंत्रण में न होने का एहसास दे सकता है, जो वह नहीं चाहता था, तब तक नहीं जब तक कि वह उससे अधिक जुड़ी न हो जाए। साथ ही वह अपनी राक्षसी क्षमता क्रेविंग टच से भी आश्चर्यचकित था। उसे अब भी उसका हल्का लाल चेहरा याद है जब वह उसके कार्यालय में दाखिल हुआ था और जब उसने उसकी नहर को छुआ तो वह पहले से ही गीली थी। हो सकता है कि उसने हस्तमैथुन किया हो, लेकिन जब उसने देखा कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ तो उसने मुझे फ़ोन किया। वह सीधे सीधे डरावना था। दूसरी ओर जैसे ही जॉब ने कार्यालय में प्रवेश किया, उसने असामान्य रूप से ऊर्जावान विस्काउंट फेल्बर्टा को उज्ज्वल चमकदार आंखों के साथ बैठे देखा, जैसा कि उसने कहा था। ठीक है, जो कुछ बचा है उसे खत्म करते हैं ताकि हम निकल सकें और जल्द से जल्द घर वापस जा सकें। अध्याय 14 टिल्ड राहत टिल्ड। अगले दिन नक्स और फ्लेबटा जल्दी में थे क्योंकि सुबह के 8 बज चुके थे और फेल्बटा को 9 बजे तक तैयार होना था। अब ये सब आपकी वजह से है, जिसने आपको हर सुबह मॉर्निंग बोना खाने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, आपको मेरी गांड पर अपना तंबू रगड़ने की भी हिम्मत थी, विस्काउंट फेल्बर्टा ने हताशा में कहा। दूसरी ओर नक्स ये सुनकर स्तब्ध रह गया और उसने मन ही मन शिकायत की। आप महिला के बारे में क्या बकवास कर रहे हैं? जब मैं तुम्हें गले लगा रहा होता हूं तो मैं खुद पर कैसे नियंत्रण रखता हूं? और मैं तुम पर अपना तंबू रगड़ रहा हूं। आप किससे मजाक कर रहे हैं? वो कौन थी जो मेरे लांड के सामने अपनी मोटी गांड हिला रही थी और मुझे छेड़ने लगी थी? हो, निस्संदेह वह ये बात जोर से नहीं कह सकता, इसलिए उसने अपना कार्य जारी रखा जबकि उसका चेहरा लाल हो गया था। मुझे खेद है, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सुबह मेरी हालत ऐसी ना हो। नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यह एक अच्छा संकेत है कि आप हर सुबह सख्त हो जाते हैं, इसे न बदलें। विस्काउंट फेल्बर्टा को लगा कि जब उसने उसकी बात सुनी तो उसने कुछ अनमोल चीज़ खो दी और तुरंत उसे ठीक कर दिया। और ठीक है, फिर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं हर सुबह जितना कठिन परिश्रम कर सकूं। इस बार लाल होने की बारी विस्काउंट फेल्बर्टा की थी। वह उसके उत्तर से अवाक रह गई, लेकिन अंत में वह केवल सिर हिला सकी। जी अच्छा। अस्त व्यस्त सुबह जारी रही। बिस्तर को साफ करने के लिए नौकरानियों को बुलाया गया, जिस पर नक्स का दूध फैला हुआ था। फेल्बर्टा बाथरूम में भाग गया जबकि नक्स भावहीन चेहरे के साथ नौकरानियों को अपना वीर्य साफ करते हुए घूरता रहा। ऐसा लगता था मानो उन्हें किसी भी स्थिति में कोई अभिव्यक्ति न दिखाने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो। ये देखकर नक्स के दिमाग में इन नौकरानियों के चेहरे पर कुछ भद्दे भाव देखने की अनियंत्रित इच्छा जाग उठी। उस समय नौकरानियों के शरीर किसी अज्ञात कारण से कांपने लगे। ऐसा लगा मानो उन्हें किसी जंगली जानवर ने बंद कर दिया हो। लगभग 45 मिनट बाद विस्काउंट फेल्बर्टा पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर कमरे में दाखिल हुई। उसने एक आकर्षक काला गाउन पहना हुआ था जो रेशम से बना था और उसके बालों को एक जूड़े में बांधा हुआ था, जबकि उसने केवल हल्का मेकअप किया हुआ था। अपने खूबसूरत चेहरे और सुडौल शरीर के साथ यह सब मिलाकर वह वास्तव में आकर्षक लग रही थी। मैं कैसा दिखता हूँ? उसने नक्स की ओर देखा और सवाल किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नक्स वहीं खड़ा रहा, जम गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और हाथ हिलाया। हेलो नक्स। हो, मैं कैसा दिखता हूँ? खूबसूरत, बहुत सुंदर। अपनी नींद से बाहर आने से पहले उसने धीरे से बुदबुदाया और जवाब दिया, मेरा मतलब है, आप वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं, मैम। उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट होकर विस्काउंट ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है, मैं अब छुट्टी लूंगा। आप अपना ख्याल रखें। नौकरानियों से पूछें कि क्या आपको कुछ चाहिए, ठीक है? नक्स की उसके साथ जाने की हैसियत नहीं है। आखिरकार वह सिर्फ एक लड़का खिलौना था। भले ही विस्काउंट फेल्बर्टा उसे उस तरह नहीं देखता हो, दूसरों की नज़र में वह बिल्कुल वैसा ही है। निस्संदेह नक्स भी बहुत परेशान नहीं था। उसे इस दुनिया में आए अभी 2 दिन ही हुए हैं। उसे पद पर चढ़ने की कोई जल्दी नहीं है। कौन जानता है,
हो सकता है इस तरह की अगली पार्टी में उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाए। बेशक नक्स इस स्थिति का फायदा उठाना और विस्काउंट के दिमाग में अपनी छाप गहरा करना नहीं भूले। वह हाँ सी, जल्दी वापस आओ। नक्स धीरे से बुदबुदाया। ओह, मुझे जल्दी वापस क्यों आना चाहिए? अगर मैं नहीं आऊँगा तो क्या तुम मुझे याद करोगे? हाँ नहीं, नहीं, मेरा मतलब है अपना समय लें और कृपया पार्टी का पूरा आनंद लें। मैं आपका इंतजार करूंगा, नक्स ने लाल चेहरे के साथ उत्तर दिया। हाँ, टिल, चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहा था। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। जाते समय विस्काउंट मुस्कुराए। जैसे ही वह लिविंग रूम में दाखिल हुई, फेल्बर्टा ने देखा कि लाल और बैंगनी रेशमी गाउन पहने दो महिलाएं उसके सामने बैठी थीं और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ एक दूसरे से बातें कर रही थीं। ये दोनों थे फ्लोरेंस रीड्स और विला हॉटे। ये दोनों विस्काउंट्स और फेल्बर्टा के करीबी दोस्त थे। उनके पीछे जोयब जैसा ही सूट पहने दो आदमी खड़े थे। ये दोनों उनके बटलर थे। विला ने फेल्बर्टा को आते देखा और खड़े होकर अभिवादन किया। मॉर्निंग सिस्टर फेल। फ्लोरेंस भी उठ खड़ी हुई और जब उनकी नज़र फेल्बर्टा पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठीं। ओहो, आज कोई बहुत आकर्षक लग रहा है। क्या बात है, आपका चेहरा इतना उज्ज्वल और जीवंत कैसे दिख रहा है? आपका क्या मतलब है? क्या मैं हमेशा उज्ज्वल और जीवंत नहीं दिखता? हाँ, आप फिर से अपनी आत्ममुग्धता के साथ आ गए। फ्लोरेंस ने अपनी आंखें घुमाईं। लेकिन फ्लोर सही है, हालांकि आप हमेशा एक आकर्षक व्यक्ति हैं, लेकिन आज आप कुछ अलग दिख रहे हैं। विला ने बुदबुदाया। हालांकि फ्लोर और विला फेल जितने सुंदर नहीं थे, फिर भी उन्हें अपने आप में सुंदरियां कहा जा सकता था। फ्लोर का पतला शरीर, सुनहरे बाल और छोटी नाक थी। उसके ऊर्जावान रवैये के साथ वह जीवंत और सुंदर दिखती थी और केवल 24 वर्ष की होने के कारण वह तीनों में सबसे छोटी थी। दूसरी ओर विला इसके विपरीत थी। उसके स्तन फेल की तुलना में बड़े थे। भूरे रंग की बनावट के साथ उसके काले बालों के साथ उसमें एकमात्र आकर्षण था और वह 31 वर्ष की होने के कारण समूह में सबसे उम्रदराज थी। चलो बहन विला, मुझे पता है कि वह एक हारा हुआ मामला है, लेकिन तुम उसके साथ मिलकर क्यों काम कर रही हो? फेल्बर्टा ने शिकायत की। हाँ, आप किसे हारा हुआ मामला कह रहे हैं? आप लड़ना चाहते हैं? फ्लोर टूट गया। हाँ, अन्य दोनों हंसने लगे और फिर विला ने बुदबुदाया। ठीक है, हम गाड़ी में बात कर सकते हैं, चलो चलते हैं, हम इस पार्टी के लिए देर नहीं कर सकते। जैसे ही तीन महिलाएं गाड़ी में दाखिल हुईं, फेल्बर्टा और फ्लोरेंस ने सिर हिलाया। धन्यवाद। गाड़ी पर 1 घंटे की यात्रा के बाद तीनों एक बड़ी हवेली के सामने आए जहां महंगे दिखने वाले कपड़े पहने अलग अलग लोग घूम रहे थे। जीवंत माहौल को देखकर फ्लो ने खुशी मनाते हुए गहरी सांस ली। हाँ, यह अच्छा लग रहा है। आखिरकार मुझे अपनी बदबूदार हवेली में बदबूदार काम करते हुए नहीं रहना पड़ेगा। फेल और विला ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें घुमा लीं। उन तीनों के साथ उनके संबंधित बटलर भी थे और फ्लो का बटलर विलाप करते हुए अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। तुम शिकायत क्यों कर रहे हो? मैं ही सारा काम कर रहा हूँ। तुम वहीं बैठो और शिकायत करो। उसकी परेशानी कोई नहीं जानता था। जब वे तीनों उत्साह से इधर उधर देख रहे थे, तभी एक आवाज़ सुनाई दी जिससे उन तीनों के साथ साथ उनके बटलरों की भी भौहें तन गईं, खासकर जोयाब की। विस्काउंट फेल्बर्टा, मैं देख रहा हूं कि आप हमेशा की तरह शानदार दिख रही हैं। हाँ, ये सच है, भले ही मैं खुद ऐसा कहता हूं, मैं आश्चर्यजनक दिखता हूं, लेकिन विस्काउंट हेडन, मुझे रहना चाहिए, आप अभी भी उतने ही रचनात्मक नहीं हैं। ये 13वीं बार है जब मैंने आपको शुरू करने के लिए एक ही पंक्ति दोहराते हुए सुना है। बातचीत। फेल्बर्टा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी उसके पीछे खड़ा था। उसके उत्तर के कारण उसका चेहरा कांप रहा था। वह हेडन यंगी था, एक विस्काउंट जो फेल को पसंद करता था लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था और अब वह उसका दिल जीतने की उम्मीद में उसे हर जगह परेशान करता है। रूप रंग की दृष्टि से यद्यपि उसे कुरूप तो नहीं कहा जा सकता, परंतु वह सुंदर भी नहीं था। सुनहरे बाल, परिष्कृत पोशाक, नुकीली नाक और उसके गाल पर तिल उसे एक चालाक लुक देते थे जो वास्तव में उसके वास्तविक व्यक्तित्व से बहुत दूर नहीं है। बेशक वह कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसने कभी भी विस्काउंट फेल्बर्टा पर कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह किसी नियम या ऐसी किसी चीज से डरता था, बल्कि इसलिए कि वह स्वयं फेल्बर्टा से डरता था। एक खूबसूरत महिला जिसका एक मृत पति है, एक बच्चे की माँ है और एक कुलीन विस्काउंट है, कौन उस पर मोहित नहीं होगा और उसे अपना बनाना चाहेगा? बहुतों ने कोशिश की लेकिन वे सभी असफल रहे। इन परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम होना यह साबित करता है कि भले ही वह महज एक विस्काउंट की तरह दिखती हो, लेकिन वह इतनी सरल नहीं थी। हेडन ने इस कारक पर विचार करते हुए अपने अतीत की खोज की और एक चौंकाने वाली खबर सीखी। कुछ साल पहले एक अरल था जो फेल्बर्टा को पसंद करता था और उसे अपनी उपपत्नी बनाना चाहता था। अस्वीकार किए जाने के बाद वह क्रोधित हो गया और उसने उसे नशीली दवा देने और उसके साथ जबरदस्ती करने का फैसला किया। न केवल उनकी योजना विफल रही, बल्कि फेल्बर्टा ने मुआवजे की भी मांग की, ये सोचकर कि इस भुगतान के साथ इसे हल किया जाना चाहिए। अरल सहमत हुए।
लेकिन संयोगवश मुआवजा देने के अगले ही दिन उसके सभी अपराध उनके सबूतों के साथ जनता के सामने उजागर हो गए। बेशक इस दुनिया में कोई भी ऐसा रईस नहीं है जिसने कोई अपराध न किया हो, लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, धोखा देना सजा देने लायक काम नहीं है, पकड़ा जाना सजा देने लायक है। राजा को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अरल को एकमात्र बैरन के पद पर पदावनत कर दिया गया। निस्संदेह सजा इतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी। एक पूर्व अरल जो अब एक बैरन है, एक विस्काउंट और उसके द्वारा अरल रहते हुए बनाए गए अनगिनत अन्य दुश्मनों की बुरी किताबों में रहते हुए कैसे जीवित रह सकता है। दबाव झेलने में असमर्थ अरल ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और राज्य छोड़ दिया। बाद में उसके साथ क्या हुआ यह अज्ञात था। ये जानकर हेडन ने कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि एक अरल भी भागने में असमर्थ था। वह एकमात्र विस्काउंट ये जोखिम कैसे उठा सकता था। हालांकि उन्हें सुंदरियां पसंद थीं, लेकिन उन्हें अपना जीवन और भी अधिक पसंद था। ठीक है, अगर आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है तो हम छुट्टी ले लेंगे, क्योंकि हमें बाद में अपने कुछ दोस्तों से मिलना है। ये देखकर कि वह कुछ सोच रहा था, फेलबर्टा ने यह मौका लिया और उस पर दोबारा नज़र डाले बिना चला गया। हेडन ने अपने दांत पीस लिए और फिर उसकी नज़र दूसरी औरत पर पड़ी। अपने बाल ठीक करते हुए वह मुस्कुराया और उसकी ओर चला। विस्काउंट फ्राइडे, मैं देख रहा हूं कि आप हमेशा की तरह शानदार दिख रही हैं। पार्टी शुरू हुई। सच तो यह है कि सामान्य जन्मदिन की पार्टियां केवल शाम को आयोजित की जाती हैं, लेकिन मार्किस एडवर्ड वास्तव में अपनी बेटी से प्यार करते हैं और इसलिए उन्होंने इस भव्य पार्टी की शुरुआत की, जिसमें पूरे दिन के लिए नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना शामिल है। इस प्रकार की भव्य पार्टियों में केवल बैरन और विस्काउंट जैसे निम्न श्रेणी के रईसों को सुबह तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। दरअसल अतीत में ये निम्न श्रेणी के रईस ही थे जो संबंध बनाने के लिए सुबह पहुंचते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह एक चलन बन गया और अगर कोई बैरन या विस्काउंट सुबह नहीं आता है तो इसे अपमानजनक माना जाता है। तो अभी यहाँ सभी लोग या तो बैरन थे या विस्काउंट्स। निस्संदेह उल्लेखनीय बात यह थी कि मार्किस एडवर्ड ने व्यक्तिगत रूप से सभी मेहमानों का स्वागत किया, बिना इसकी परवाह किए कि वे बैरन थे या विस्काउंट्स। इससे सभी को खुशी हुई और उन्होंने खुद को भाग्यशाली भी महसूस किया कि वे इस पार्टी में शामिल हुए। मार्किस के चले जाने के बाद बैरन ने विस्काउंट की अच्छी किताबों में शामिल होने की कोशिश की, कुछ ने अपने बच्चों को एक दूसरे से परिचित कराया और कुछ ने अन्य तरीकों से रिश्ते बनाए। बेशक अनुभवी रईसों के रूप में फेल और उसके दोस्तों को विस्काउंट्स और बैरन से कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने बस अपने दोस्तों का अभिवादन किया, इससे पहले कि तीनों एक साथ बैठे और बातचीत करना शुरू कर दिया, एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिया। हालांकि फेल, जो बातचीत का आनंद ले रहा था, पहले से ही किसी को याद करने लगा था। समय बीतता गया और दोपहर ढल गई। यह अल्स के प्रवेश का समय था। एक एक करके सभी अल्स हॉल में दाखिल हुए और एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद विस्काउंट्स और बैरन द्वारा उनका स्वागत किया गया। यहाँ तक कि फेल और उसके दोस्तों ने मेज पर बैठने और दोपहर का भोजन करने से पहले उन अल्स का अभिवादन किया जिन्हें वे जानते थे। इस बार फेल और उसके दोस्त अकेले नहीं बैठे थे, वे कुछ अल्स के साथ कुछ अन्य विस्काउंट्स के साथ थे। हालांकि फेल पहले से ही अपनी छोटी बहन के अंदर उस परिचित अनुभूति को महसूस कर रही थी। उसने अपने पैरों को कसकर बंद कर लिया और अपनी पीठ सीधी कर ली, क्योंकि उसने मुस्कुराने से पहले भावना को दबा दिया और खाना जारी रखा। दोपहर के भोजन के बाद बगीचे को खोला गया। फेल और उसके समूह ने खुद को माफ कर दिया और कुछ ताजी हवा लेते हुए बगीचे की ओर चले गए। समय बीतता गया और मुख्य पार्टी शुरू होने का समय आ गया। शुरुआत मार्किस से हुई, फिर राज्य के 4 ड्यूक और अंत में 3 राजकुमार। ये सभी बड़े चेहरे एक एक करके सामने आए। अभिवादन के एक और दौर के बाद फेल आखिरकार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोली, विला, फ्लोर, मुझे बाथरूम जाना है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है केटिल, फ्लो ने उत्तर दिया और लापरवाही से अपना हाथ हिलाया जबकि विला ने सिर हिलाया। फेलबटा शान से चली गई, लेकिन जब उसे अपने आसपास कोई नहीं मिला तो उसने अपनी गति तेज कर दी और सीट पर बैठने से पहले बाथरूम में चली गई और अपनी उंगली अपनी छोटी बहन पर डाल दी। राहत टिल्ड। अध्याय 15। ऐसा लगता है जैसे वह सचमुच बीमार है। आत्म देखभाल के एक त्वरित सत्र के बाद और झुंझुनी की भावना को काफी हद तक दबाने के बाद फेलबटा ने बाथरूम से बाहर निकलने और फ्लोरेंस और विला से जुड़ने से पहले अपने बाल और अपनी पोशाक को ठीक किया। हाँ, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? फ्लो ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए सवाल किया। कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा अपना मेकअप ठीक कर रही थी। फिर मुझे कोई बदलाव क्यों नहीं दिखता? तुम्हारा चेहरा बंदर की तरह थोड़ा लाल हो गया है, फ्लो ने व्यंग्य किया। यो, ठीक है, लड़ना बंद करो, यहाँ ड्यूक और राजकुमार हैं, अपनी छवि के बारे में सोचो। विला, हमेशा की तरह परिपक्व, इससे पहले कि दोनों खुद को शर्मिंदा कर पाते, हस्तक्षेप किया। साथ ही फेल, तुम सही समय पर आए, मार्किस की बेटी आने वाली है। ओह ठीक है, क्या आपने मार्किस की बेटी को पहले देखा है? मुझे एक बार मौका मिला और मैं बता सकता हूँ कि वह फेल से भी ज़्यादा सुंदर है।
फ्लो ने आवाज लगाए। मैंने उसे पहले भी देखा था, हालांकि वह वास्तव में सुंदर है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह सबसे अच्छी है, हमारी फेल के बराबर। आप ये क्यों कहेंगे कि वह उससे अधिक सुंदर है? विला ने सवाल किया। टस्क टस्क, फेल पहले से ही एक बूढ़ी औरत है, बस कुछ और सालों में उसका चेहरा झुर्रियों से भर जाएगा। वह उस लड़की के बराबर कैसे हो सकती है जो अभी अपने चरम पर है? फ्लो ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर फेलबटा के होंठ कांप उठे। ये देखते हुए विला ने तुरंत विषय बदल दिया। ओह, मैंने ये भी सुना है कि मार्केस की बेटी कैंडिस रॉयल अकादमी में सबसे मजबूत छात्रों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि वह इस समय साम्राज्य में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक है और है आगे एक उज्ज्वल भविष्य। इतना ही नहीं, महारानी ने भी अपने बेटे पहले राजकुमार की शादी के लिए उससे हाथ मांगा। हालांकि मार्क्स ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि वही तय करेंगी कि वह किससे शादी करेंगी। क्या पहला राजकुमार? कोई उसे कैसे अस्वीकार कर सकता है? बस उसके चेहरे को देखो, वह कितना सुंदर है। पैसा, शक्ति और चेहरा, उसके पास क्या नहीं है? वह एक आदर्श व्यक्ति है। फ्लो ने आंखों में तारे भरकर राजकुमार की ओर देखा। हालांकि फेलबटा पहले उससे सहमत होती, लेकिन अब जब उसकी नज़र राजकुमार के चेहरे पर पड़ती है तो उसके दिमाग में एक और चेहरा दिखाई देता है जो उसके चेहरे से कहीं अधिक आकर्षक है, और उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। फिर उसने फ्लोर की ओर देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मुझे इस कुतिया को गर्मी से दूर रखना होगा, अन्यथा वह उस पर हाथ डालने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए हर तरह के तरीके ढूंढ लेगी। कुछ मिनट बाद पार्टी की स्टार कैंडिस वॉटर्स प्रकट हुईं, और अनिच्छा के बावजूद फेल ने स्वीकार किया कि वह वास्तव में एक सुंदरी थी। उसके पिता की तरह ही उसके सुनहरे बाल थे, गोरी नाजुक त्वचा, सुंदर नीली पुतली, गहरे नीले रंग की डिजाइन वाला आसमानी रंग का गाउन पहने हुए वह खुद को सुंदरता के साथ रखती थी और अपने चेरी जैसे होठों पर मुस्कान रखती थी। एक सुंदरी जो प्रतिभाशाली है और उसका भविष्य उज्ज्वल है। फेलबटा ने अवचेतन रूप से अपनी तुलना उससे की और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। novelist.com। फ्लोर सही कह रही हैं, हालांकि वह खूबसूरत थी, कुछ और सालों में उनके चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगेंगी। इससे बचा जा सकता था अगर उसने युवावस्था से ही खेती की होती, लेकिन उसने कई अन्य निचले स्तर के रईसों की तरह सोचा कि अधिक संपर्क बनाना खेती से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, और उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। धन्यवाद। जब तक वह परिपक्व हुई और इसके महत्व को समझा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा भी था, और यही कारण था कि उन्होंने अपने बेटे को रॉयल अकादमी में शामिल होने के लिए मजबूर किया, जबकि उसके मन में भी उनके जैसा ही विचार था। सांस। फेलबटा ने इन बेकार विचारों से छुटकारा पाने के लिए अपना सिर हिलाने से पहले गहरी आह भरी। मुस्कुराते हुए उसके मन में एक चेहरा उभर आया। मुझे यकीन है कि वह अभी मुझे याद कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह घुटनों पर चेहरा रखकर एक कोने में बैठा रो रहा है। टिल। वह घर वापस जाने के लिए उत्सुक थी। ... पार्टी जारी रही। कई लड़कों ने कैंडिस को प्रभावित करने की कोशिश की, यहाँ तक कि राजकुमारों ने भी, लेकिन उसने एक बेदाग फूल की तरह मुस्कुराहट के साथ उन सभी को अस्वीकार कर दिया। उधर तीनों राजकुमारों के बीच सियासी जंग शुरू हो चुकी है। अभी 3 राजकुमारों में से प्रत्येक के पास एक ड्यूक है जो उनका समर्थन करता है। चौथे ड्यूक के लिए, जिसे इस खेल का ब्रेकिंग पॉइंट और निर्णायक कारक होना चाहिए था, उसने तटस्थ रहने का फैसला किया, क्योंकि वह जिसका समर्थन करता है वह दूसरी राजकुमारी है, जो किसी कारण से इस लड़ाई में भाग लेने की कोई इच्छा नहीं है। बेशक, हालांकि किसी महिला का रानी बनना दुर्लभ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अतीत में ऐसा नहीं होता था। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी देखा गया कि जब भी कोई महिला राजगद्दी पर बैठी, राज्य को अभूतपूर्व गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन जब उसे पता चला कि दूसरी राजकुमारी को सिंहासन के लिए लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, तो उसने अपनी तटस्थता की घोषणा की और वहीं रुक गया। इससे अन्य राजकुमारों का ध्यान अन्य रईसों, मार्कीज और अर्ल्स पर केंद्रित हो गया, इसलिए उन्होंने इन रईसों का समर्थन हासिल करना शुरू कर दिया, जबकि विस्काउंट्स और बैरन ने आसानी से किसी भी राजकुमार को समर्थन देने की कोशिश की ताकि वे रैंकिंग में ऊपर उठ सकें। ये खेल दिनों तक चलता रहा। दूसरी ओर फेलबटा पहले से ही अधीर और असहज हो रही थी, क्योंकि उसकी छोटी बहन के अंदर दबी हुई झुंझुनी की भावना ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। फ्लो और विला ने भी उसके अजीब रवैये को देखा और चिंता में पूछा। उसने बस अपना सिर हिलाया और कहा कि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, और रात का खाना खाना जारी रखा। रात्रिभोज समाप्त हो गया और कई रईस अभी भी विभिन्न चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। ज़्यादातर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि किस राजकुमार का समर्थन किया जाए या कैंडिस वॉटर्स का दिल कैसे जीता जाए, जो राज्य का अगला स्तंभ हो सकता है। इस बार फेलबटा ने अब और इंतजार नहीं किया, और जैसे ही रात्रिभोज समाप्त हुआ, वह अपनी हवेली में वापस चली गई। उसकी चलती हुई आकृति को देखकर फ्लोरेंस बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सकी। ऐसा लग रहा है जैसे वह सचमुच बीमार है। अध्याय 16 मिशन पूरा हुआ। तारांकन। लेखक टिप्पणियाँ। मेरे पास संबोधित करने के लिए 2 प्रमुख बातें थीं।
मुझे पता है कि अध्याय को पढ़ने के बाद आप लेखक के नोट्स पढ़ने की जहमत नहीं उठाएंगे और अगले अध्यायों की ओर भागेंगे, इसलिए मैं इसके बारे में यहाँ लिखूंगा। पहला, स्पैम समीक्षाएं। डॉयसेक्स 5L। देखो मेरे दोस्त, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं कि तुम्हें मेरा उपन्यास कितना पसंद है, लेकिन मेरी तरफ से इसके बारे में सोचो। मैं आप लोगों से आपकी समीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्यायों का वादा करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि अधिक पाठक मेरा उपन्यास पढ़ें और फिर एक वास्तविक समीक्षा दें। इससे मेरी उपन्यास रैंकिंग, पढ़ने का समय, पढ़ने की वैधता बढ़ेगी, अंत में अधिक दृश्य प्राप्त होंगे और अधिक पाठकों तक पहुंचेंगे और आप लोगों को अपना अतिरिक्त अध्याय मिलेगा। लेकिन अब आपने लगभग 40 समीक्षाएं पोस्ट की हैं, जिससे मेरी कुल समीक्षाएं 50 तक पहुंच गई हैं, लेकिन मेरे पास केवल लगभग 15 वास्तविक समीक्षाएं हैं। ये वास्तव में मेरे लिए उचित नहीं है ना? क्या यह मेरे द्वारा अध्यायों की लंबाई को 1000 शब्दों से घटाकर 250 शब्दों करने और फिर प्रतिदिन 16 अध्याय पोस्ट करने जैसी बात नहीं है? आप लोग भी निराश होंगे ना? तो चलिए ऐसा करते हैं। चूंकि आपने 40 समीक्षाएं पोस्ट की हैं, जिनमें 3 अलग अलग समीक्षाएं अलग अलग बातें कहती हैं, मैं उन्हें 3 समीक्षाओं के रूप में मानूंगा और आप लोगों को उसकी गणना के लिए अतिरिक्त अध्याय दूंगा। मुझे आशा है कि आप मेरी दुर्दशा को समझेंगे और कृपया नाराज न हो। मैं वास्तव में अपने सभी पाठकों को महत्व देता हूं, विशेषकर उन पाठकों को जो मेरे काम को पसंद करते हैं। यदि आप लोगों को अभी भी लगता है कि मैं गलत हूं, तो यहाँ टिप्पणी करें और मैं 20 से अधिक अध्याय पोस्ट करने का प्रयास करूंगा। लेकिन कृपया इसके बारे में मेरी ओर से भी सोचें। अब दूसरा अंक, पाठक 2 भागों में बंट गए हैं, कुछ पहला विकल्प चाहते हैं, कुछ दूसरा। अध्याय 5 का लेखक का नोट। तो मैं जो करूंगी वह यह है कि मैं डेस्पायहोव के सुझाव को मानूंगी और लड़कियों को 2 श्रेणियों में विभाजित करूंगी। पहली, मुख्य हरम, वास्तविक व्यक्तित्व और चरित्र वाली लड़कियां। दूसरा, लड़ाकू नौकरानियां या नौकरानी हत्यारे होंगे। आप इन 2 विकल्पों में से चुन सकते हैं। धन्यवाद। <3 जैसे ही विस्काउंट फेलबटा अपनी हवेली में पहुंची, वह अपनी गाड़ी से कूद गई और अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। हालांकि नौकर उसकी हरकतों से आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की और उसकी 2 नौकरानियां चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी, उसका पीछा करते हुए सुगमता से। अपने कमरे के सामने एक परिचित व्यक्ति को बैठे देखकर फेलबटा मुस्कुराए और उत्साह से चिल्लाए, नक्स, माँ। नक्स ऐसा अभिनय करना चाहता था जैसे वह विस्काउंट को फिर से देखकर उत्साहित हो गया हो, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके पास आएगी और बिना कुछ सोचे समझे उसे गले लगा लेगी। फिर उसने उसके पैरों में असामान्य कठोरता देखी और समझ गया कि क्या हुआ था। फिर से, अपनी हास्यास्पद प्रबल क्षमता से आश्चर्यचकित होकर, उसने नौकरानियों की ओर देखा और आदेश दिया, मैं यहाँ से विस्काउंट फेलबटा की देखभाल करूंगा, आप दिन भर के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। नौकरानियों ने केवल 2 दिनों में उसके स्वर में बदलाव देखा, लेकिन विस्काउंट को इस तरह से व्यवहार करते देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया और जाने से पहले सिर झुका लिया। दूसरी ओर, नक्स मुस्कुराया और फेलबटा के मोटे नितंब को पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गया। हालांकि उसके कार्यों से आश्चर्यचकित होकर विस्काउंट ने शिकायत नहीं की और उसे वही करने दिया जो वह करना चाहता था। फिर नक्स ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया और धीरे से कहा, मैम, आप थक गई होंगी, मुझे आपके शरीर की मालिश करने दीजिए और आपको आराम करने में मदद करने दीजिए। इस बार उनके शब्दों में कोई हकलाहट नहीं थी, उनके स्वर में केवल सौम्य लेकिन सम्मोहक स्वर था। मम्मा, फेलबटा ने अपनी आंखें बंद करने से पहले सिर हिलाया। तो क्या मैं तुम्हारा गाउन उतारने में तुम्हारी मदद करूं? उसके शब्दों से आश्चर्यचकित होकर फेलबटा ने अपनी आंखें खोली और नक्स पर नजर डाली। समझाने से पहले नक्स शर्मा गया। आप जानते हैं कि त्वचा के सीधे संपर्क के बिना मालिश करना कितना मुश्किल है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सबसे अच्छा महसूस करें, मैं आपसे अपना गाउन उतारने का अनुरोध करता हूं। उसके स्पष्टीकरण को तर्कसंगत पाते हुए उसने सिर हिलाया और उसे अपना गाउन उतारने की अनुमति दी। नक्स के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी, इससे पहले कि उसने जल्दी से अपना गाउन उतार दिया और फेलबटा को बिस्तर पर लेटे हुए देखा, जिसने केवल एक सेक्सी काले रंग की ब्रा और पैंटी पहनी हुई थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। उन्होंने अपने बाल भी खोल दिए क्योंकि उन्हें जूड़े की बजाय खुले बाल पसंद थे। सब कुछ तैयार होने के साथ उसने उसके कंधों से शुरुआत करने से पहले अपने हाथों को आपस में रगड़ा और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, उसके पिछले कंधों से उसकी पीठ तक, फिर उसकी निचली पीठ तक, इससे पहले कि उसने अतिरिक्त देखभाल और सौम्यता से उसकी मोटी गांठ को मसलना शुरू कर दिया। अनटिल खुशी के झटकों ने फेलबटा के शरीर पर हमला कर दिया। वह सवाल करना चाहती थी कि वह क्या कर रहा है, लेकिन जब उसके हाथों ने उसके नितंब को मसला तो उसके गले लगने के बाद दबा हुआ झुनझुनी का एहसास फूट पड़ा और इस बार यह पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। जब उसने उसके नितंब को छुआ तो उसे कितना अच्छा लगा। इसके साथ साथ वह अपने सभी प्रश्न पूरी तरह से भूल गई और हार मान ली। हालांकि इससे पहले कि वह इस एहसास का पूरी तरह से आनंद ले पाती, नक्स का हाथ उसकी मोटी जांघों तक और फिर उसके पैरों और टांगों तक पहुंच गया। निराश महसूस करते हुए वह उससे कहना चाहती थी कि वह उसके नितंबों और जांघों की मालिश जारी रखे,
लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ वापस उसके पैरों पर आ रहे हैं। पैटर्न को देखकर वह चुप रही और मालिश का आनंद लेती रही। उसका ऐसा अभिनय देखकर नक्स मुस्कुरा उठी। बेशक इस बार वह सिर्फ उसके शरीर की मालिश करने के लिए यहाँ नहीं था, वह मिशन को पूरा करने और फेल्बर्टा को अपना बनाने के लिए यहाँ आया था। ये सोचते हुए कि अब अगले चरण पर जाने का समय आ गया है, उसने ऊपर जाने से पहले उसके नितंब की मालिश की। जैसे ही उसके हाथ उसकी पीठ की ओर बढ़े, फेल्बर्टा ने अपना सिर अंदर की ओर हिलाया, इससे पहले कि उसकी आंखें चौड़ी हो जाती जब उसे लगा कि उसकी छोटी बहन को कुछ छू रहा है। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और अपनी छोटी बहन के ठीक सामने एक विशाल तंबू देखा। फिर उसकी नज़र नक्स पर पड़ी जो अभी भी उसकी पीठ की मालिश कर रहा था। फिर वह उसके कंधों की मालिश करने के लिए आगे की ओर झुका और उसका तंबू उसकी नहर को रगड़ने लगा। अनटिल उसने हल्की कराह निकाली, हालांकि नक्स इसे सुन नहीं पाया। उसकी छोटी बहन कांपने लगी, इस बार झुंझुनी पहले से कहीं अधिक तीव्र थी। गल्प टिल तारांकन। उसके दिमाग में एक छवि उभरी और वह उस संभावना के बारे में सोचकर गश खाकर गिर पड़ी। हाँ नक्स, उसने चिल्लाकर कहा। हाँ मैं चाहता हूं कि तुम वहां मेरी मालिश करो। नक्स उसके बट को छूने से पहले खड़ा हो गया और सवाल किया, यहाँ नहीं। अपनी छोटी बहन को छूने से पहले नक्स का चेहरा लाल हो गया और उसने सवाल किया, यहाँ? हाँ ठीक है। नक्स ने उसकी संवेदनशीलता को बढ़ाते हुए उसकी नलिका के चारों ओर मालिश शुरू करने से पहले सिर हिलाया। मन टिल देन नहीं, अपने हाथों से नहीं। तो फिर मुझे ये कैसे करना चाहिए? नक्स ने हैरान होकर सवाल किया। फेल्बर्टा ने उत्तर देते हुए उसके क्रॉच पर नजर डाली। डब्ल्यू उसके साथ? क्या? नक्स हकलाते हुए शर्मा गया। उसने अभी जो पूछा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। बस करो, फेल्बर्टा ने आदेश दिया। उसका स्वर सख्त था, हालांकि यह बेहतर होता अगर वह हकलाती नहीं होती। धन्यवाद जैसा कि आप कहते हैं। नक्स ने टमाटर की तरह लाल चेहरे के साथ सिर हिलाया, इससे पहले कि उसने अपनी पैंट नीचे की और एक बड़ा 8 इंच का राक्षस बाहर निकल आया। गल्प। फेल्बर्टा ने जोर से गटक लिया, उसकी प्रत्याशा और उत्साह दोनों दूसरे स्तर पर थे। नक्स ने भी ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया, उसने कुशलता से उसकी पैंटी उतार दी और उसकी छड़ी सीधे उसकी नहर में घुस गई। ऊहे टिल्ड अन्य टिल्ड। सारी छेड़छाड़ और उत्तेजनाओं से उसका अंदरूनी हिस्सा पहले से ही गीला होने के कारण नक्स का डिग बिना किसी भी प्रतिरोध के सीधे उसके सबसे गहरे हिस्से में घुस गया। आन टिल्ड। फेल्बर्टा खुशी से कराह उठा। पूरे दिन उसे जो झुंझुनी महसूस हुई वह आखिरकार कम हो गई और उसकी जगह अपार आनंद ने ले लिया। आनंद इतना चरम था कि उसकी आंखें घूम गईं और जोर से कराहने से पहले उसने गहरी सांस ली। उसे ऐसा लगा मानो उसका पेट भर गया हो। उसके पति को मरे हुए 7 साल हो गए हैं। हालांकि वह उसे अपना पति कहती थी, लेकिन उनके बीच कोई रोमांटिक भावना नहीं थी। इसलिए बेटे के जन्म के बाद उन्होंने कभी सेक्स नहीं किया। इसके अलावा उसका हथियार थोड़ा छोटा था, इसलिए वह वास्तव में यह नहीं कह सकती कि जब उन्होंने ऐसा किया तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ, जो अब से बिल्कुल अलग है, जहां वह केवल एक ही धक्के में 7वें आसमान पर थी। उभक टिल्ड। बेशक फेल्बर्टा अकेला नहीं था जो अच्छा महसूस कर रहा था। 2 बार कुंवारी लड़की जिसने अंततः अपना कौमार्य खो दिया था, अपने शरीर पर हमला करते हुए खुशी के झटके महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके गर्म और मुलायम अंदरूनी हिस्से उसके डिक के चारों ओर जमा हो गए थे, जबकि उसका गर्भाशय पहले से ही उसके डिक को गहराई से चूस रहा था, जैसे कि वह पूरी चीज को निगलना चाहता हो। यदि पिछले 2 दिनों में उसने जो प्रशिक्षण नहीं लिया होता तो वह इस एक ही धक्के में समाप्त हो गया होता। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने विचारों को एकत्र किया और अपने लंड को पहले से भी अधिक गहराई तक धकेलने से पहले वापस खींच लिया। आन टिल्ड। उभक टिल्ड। दूसरी दुनिया की अनुभूति का आनंद लेते हुए नक्स एक पल के लिए रुका और फिर उसे फिर से चौदा, फिर बार इससे पहले कि वह आनंद में खो गया और जारी रखा। आन्ना टिल्ड आन्ना टिल्ड आन्ना टिल्ड। उबघे टिल्ड उबघे टिल्ड उबघे टिल्ड। दोनों जानवरों की तरह सहवास करते समय कराह रहे थे। नक्स ने हर धक्के के साथ और गहराई तक जाने की कोशिश की। फेल्बर्टा ने अपने होठों को काटते हुए बेडशीट को जोर से भींच लिया ताकि वह अपनी कराहों को नियंत्रित कर सके, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह बुरी तरह विफल रही। ये देखते हुए कि वह आने ही वाला था, नक्स ने पहले ही अपने धक्के धीमे कर दिए। क्लिक करें। एक क्लिक से उसने उसकी ब्रा का प्लग खोल दिया और उसे उतार दिया। फिर उसने उसके शरीर को घुमाया जिससे उसका चेहरा उसकी ओर हो गया। फेल्बर्टा ने अपनी आंखें खोलीं और उसके नग्न शरीर और पसीने से लथपथ अलौकिक चेहरे को देखकर मुस्कुरा दी। वह अकेली नहीं थी, यहाँ तक कि नक्स भी उसके बिखरे हुए बालों के दृश्य का आनंद ले रही थी, एक मुस्कान जो उसके चेरी जैसे रसदार दिखने वाले होठों पर थी, जबकि उसके स्वादिष्ट दिखने वाले जुड़वां बच्चे सांस लेते हुए ऊपर नीचे हो रहे थे। उसने और समय बर्बाद नहीं किया और नीचे झुककर उसके गुलाबी निप्पल को चाटना शुरू कर दिया, जबकि उसने अपने हाथों से उसके दूसरे स्तन को मसल दिया। खुशी का एक और झटका विस्काउंट पर लगा। आन टिल्ड। इससे पहले कि वह खुशी से कराहती, उसने उसका सिर पकड़ लिया और उसे अपनी छाती में गहराई तक घुसा लिया।
उसका निचला शरीर खुशी से कांपने लगा, उसकी नलिकाएं कड़ी हो गईं, अपने कोमल अंदरूनी भाग से उसके लिंग को मसलने और कुचलने लगी। उगगन ने टिल्ड अचानक आए आनंद को झेलने में असमर्थ होने के कारण उसका दूध फूट गया और वह आ गया। जैसे ही उसका गाढ़ा दूध उसके अंदर भर गया, ऐसा लगा मानो उसकी आखिरी दीवार टूट गई हो और उसका रस बाहर निकलने से पहले ही वह परमानंद में कराह उठी। आनंद है टिल्ड अचानक नक्स को अपने शरीर में कुछ अजीब शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। वह जांचना चाहता था कि यह क्या है, लेकिन वह बहुत थका हुआ था, साथ ही वह बिना किसी रुकावट के इस स्वर्गीय अनुभूति का आनंद लेना चाहता था। फिर नक्स ने अपने शरीर को फैलबटा के ऊपर गिरने दिया। उन दोनों में कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं रही और कुछ देर के लिए उसी स्थिति में रुके रहे। थोड़ी देर के बाद जब नक्स के पास अंततः चलने की शक्ति आ गई तो वह विस्काउंट के दाईं ओर चला गया। हलचल को देखते हुए उसने अपनी आंखें खोलीं और जब उसकी काली पुतलियों ने उसकी सुनहरी आंखों में देखा तो उसने सिर हिलाते हुए मीठी मुस्कान दी। ये सचमुच अच्छा लगा। नक्स ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह बस अपने कमजोर शरीर को उसके पास ले गया और उसके होठों को अपने होठों से सील कर दिया। चूंकि वह थका हुआ था इसलिए उसने अपनी जीभ का उपयोग नहीं किया, इसलिए उसने अपने मूल स्थान पर लौटने से पहले थोड़ी देर के लिए उसके रसीले होठों को चूसा और सिर हिलाया। ये सचमुच हुआ। दूसरी ओर फेलबटा अवाक रह गया और उसकी अचानक हुई कार्रवाई पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। भावना गायब होने से पहले उसे अपने होठों पर कुछ अद्भुत महसूस हुआ। एक ही समय में वह भ्रमित और स्तब्ध हो गई। आप बहुत साहसी हैं, उसने टिप्पणी की। मैंने इसे किताब में पढ़ा है। नक्स शर्मा गया और उसने नजरें मिलाने से बचने की कोशिश की। विस्काउंट मुस्कुराए और उसने अपना सिर उठाया और उसके होठों को चूम लिया। मैं वास्तव में वह पुस्तक देखना चाहूंगा जो आप पढ़ रहे हैं टिल्ड। इस वाक्य से नक्स को अत्यधिक पसीना आने लगा। क्या उसने कोई किताब पढ़ी? बेशक, उसने ऐसा नहीं किया। अरे, वह तो पढ़ना भी नहीं जानता था। बेशक, एक पेशेवर अभिनेता के रूप में उन्होंने बिना घबराए अपना अभिनय जारी रखा और लाल चेहरे के साथ सिर हिलाया। कुछ और मिनटों के बाद आखिरकार उसने अपने छोटे भाई को उसकी छोटी बहन के ऊपर से हटा दिया। इससे पहले कि वह उसके शरीर को थोड़ा हिलाता, उसने उसे पीछे से गले लगा लिया। वह अपने डिक को दूसरी सबसे आरामदायक स्थिति में रखना भी नहीं भूला, जो कि फैलबटा की मोटी जांघों के बीच था और उसकी नहर को थोड़ा छू रहा था। विस्काउंट का शरीर थोड़ा कांप रहा था, लेकिन वह कुछ भी कहने या करने के लिए बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसने सीधे अपनी आंखें बंद कर लीं और चेहरे पर मुस्कान के साथ नक्स द्वारा अपने स्तनों को हल्के से मसलने का आनंद लिया। उसे इस तरह देखकर नक्स मन ही मन हंसा, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करने वाला था, उसे अपने मन में एक आवाज सुनाई दी। डिंग। मिशन पूरा हुआ। अध्याय 17 खतरनाक। वह बहुत खतरनाक था। डिंग। मिशन फेलबटा अलवे को चोदो। विवरण। ठीक है, फेलबटा अलवे को चोदो। इनाम विवेक की आंख। चेतावनी, यदि मिशन विफल हो जाता है तो क्षमता क्रेविंग टच अक्षम कर दी जाएगी। समय सीमा 30 दिन। स्थिति पूर्ण। क्या आप पुरस्कार प्राप्त करना चाहेंगे? YN। उत्साहित होकर नक्स ने झट से हाथ दबा दी। डिंग। मेजबान के शरीर में विवेक की दृष्टि का सम्लन। अचानक नक्स को अपनी आंखों में असहनीय दर्द महसूस हुआ, लेकिन फैलबटा को अपने बगल में गहरी नींद में सोते हुए देखकर उसने अपने दांत पीस लिए और दर्द से चिल्लाने से बचने के लिए अपनी पूरी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया। उसके माथे पर नसें उभर आई जबकि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ओगग। अचानक उसकी आंखों से खून की बूंदें निकल पड़ीं और ऐसा कुछ देर तक जारी रहा। थोड़ी देर के बाद दर्द आखिरकार कम हो गया और एक संदेश सामने आया। डिंग। समझने की आंख सफलतापूर्वक जुड़ गई। खून पोंछने और आंखें खोलने से पहले नक्स ने जोर जोर से सांस ली। अगर कोई बारीकी से देखे तो उसकी सुनहरी पुतलियों के अंदर अलग अलग सुनहरे रंग के पैटर्न घूमते हुए देखे जा सकते हैं, जिससे वह और अधिक रहस्यमय लग रहा है। तभी उसकी नज़र फैलबटा पर पड़ी और अचानक एक स्क्रीन सामने आ गई। नाम फेलबटा अलवे। आयु 28। मन खेती नश्वर। शारीरिक खेती नश्वर। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। व्यवसाय स्काईफॉल किंगडम का विस्काउंट। जाति मानव। प्रतिभा कम। LVL 3। HP 100/100। STR 7। AGL 8। VIT 10। STM 8। INT 7। DEF 7। इस क्षमता से मैं दूसरों की स्थिति देख सकता हूँ। अरे, ये सुविधाजनक है। नक्स अंदर ही अंदर खुश हुआ, इससे पहले कि उसे उस अजीब एहसास की याद आती जो उसने आकर महसूस किया था जब उसने आकर अपनी स्थिति की जांच की थी। दर्जा। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। नाम नक्स लिएंडर। आयु 18। मन खेती नश्वर। शारीरिक खेती नश्वर। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जाति मानव। प्रतिभा कम। LVL 2। HP 120/120। STR 8। AGL 16। VIT 12। STM 13। INT 10। DEF 7। रिक्त बिंदु 3। क्षमता स्पर्श की लालसा समझने वाली आंख। हरम सदस्य फेलबटा अलवे।
वह समतल हो गया। उन्होंने गणना की और निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक स्तर ऊपर जाने पर उन्हें इंटेलिजेंस स्टेट के अलावा प्रत्येक विशेषता के लिए 2 स्टेट अंक प्राप्त होते हैं, जिसके लिए उन्हें केवल 1 अंक और 3 रिक्त अंक प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि उसे प्रत्येक अपग्रेड के साथ कुल 14 अंक मिलते हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। उसने सोचा कि उसे खुफिया जानकारी के लिए 2 अंक क्यों नहीं मिले, लेकिन वह स्पष्टीकरण देने में असमर्थ था, इसलिए उसने कंधे उचकाए। रुको, अगर मैं वर्कआउट करूं तो क्या मेरे आंकड़े बढ़ेंगे? रुको, जब मैं इस दुनिया में आया तो मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं फेल को चोदने के तरीके ढूंढने में बहुत व्यस्त था। क्या इसे वे पोस्ट नट स्पष्टता कहते हैं? ठीक है, आइए इस बकवास के बारे में न सोचें। कि सोने दो, मैं सुबह जल्दी उठूंगा और अपने सिद्धांत का परीक्षण करूंगा। ये सोचते हुए उसने फेलबटा को गले से लगा लिया और स्वप्नलोक में प्रवेश कर गया। अगले दिन फेलबटा अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ उठी। वह नक्स नहीं मिलने पर अपनी आंखें चौड़ी करने से पहले पीछे मुड़ी। जैसे ही उसने नौकरानियों को बुलाया, स्काइला, लेन, उसकी सारी तंद्रा गायब हो गई। उसकी आवाज़ में तात्कालिकता का स्वर था। मास्टर, 2 महिलाएं झुकते हुए तेजी से कमरे में चली गईं। नक्स कहाँ है? दोनों नौकरानियों ने एक दूसरे की ओर देखा। इससे पहले स्काइला नामक एक नौकरानी ने उत्तर दिया, मास्टर, मास्टर नक्स बगीचे में है। उसे नहीं पता था कि रात के बाद नक्स को कैसे संबोधित किया जाए, विस्काउंट, और उसने अभी अभी फ़ोन किया था। वह स्वामी वह बगीचे में क्या कर रहा है? फेल ने सवाल किया। इसे छोड़ो, मैं खुद जाकर इसकी जांच करूंगा। इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, फेल जल्दी से उठ खड़ा हुआ और जैसे ही वह जाने वाली थी, स्काइला चिल्लाई, मालिक, कुछ कपड़े तो पहन लो। फेल ने नीचे देखा। इससे पहले कि वह थोड़ा शर्माती, अपना गला साफ करती, उसने तुरंत एक सामान्य गाउन पहना और 2 नौकरानियों के साथ बगीचे की ओर चल दी। जैसे ही वह बगीचे में गई, फेलबटा ने एक सुंदर आदमी को देखा जो पसीने से लथपथ जमीन पर पुशअप्स कर रहा था। हालांकि फेल को उसकी बाहें कांपती हुई दिख रही थीं, फिर भी वह जारी रहा और कुछ देर के बाद आखिरकार उसका शरीर गिर गया। फेल उसकी ओर दौड़ना चाहती थी, लेकिन जब उसने उसके चेहरे पर अचानक आई एक संतुष्ट मुस्कान देखी, तो वह रुक गई और उसे थोड़ा और देखने का फैसला किया। नाम, नक्स लिएंडर। आयु, 18। मन, खेती, नश्वर, शारीरिक खेती, नश्वर, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जाति, मानव, प्रतिभा, कम, LVL 2, HP 120/120, STR 8, AGL 16, VIT 12 प्रो, STM 13, INT 10, DEF 8, रिक्त बिंदु 3, क्षमता, स्पर्श की लालसा, विवेक की आंख। हरम सदस्य फेलबटा अल्वेए। नक्स, जो अब जमीन पर लेटा हुआ था, अपनी स्थिति देखकर मुस्कुराया। उनका प्रयोग सफल साबित हुआ। हालांकि उन्हें अधिक आंकड़े नहीं मिले, फिर भी उनकी रक्षा में 1 अंक का सुधार हुआ और उन्हें लग रहा था कि अगर वे कुछ और दिन जारी रखेंगे तो उनकी ताकत भी बढ़ जाएगी। उसे अपनी चपलता और सहनशक्ति में अपने कुछ अंक जोड़ने के फैसले पर पछतावा हो रहा था, लेकिन उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वह अपने जीवन के साथ नहीं खेल सकता। उसे यकीन था कि वह भविष्य में कई अंक हासिल कर सकता है। हालांकि यह उनका एकमात्र लाभ नहीं था। उन्होंने थोड़ा प्रयोग किया और पाया कि उनके क्रेविंग टच के विपरीत आई ऑफ डिस्क्रिशन एक सक्रिय कौशल था, जो जब भी वह इसके बारे में सोचता था सक्रिय हो जाता था। यह अच्छी बात थी। यह अजीब होता अगर वह एक बड़े समूह के सामने होता और उसे केवल सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती। वह खड़े होते ही मुस्कुराया और जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि फेलबटा उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। अपनी विवेक की आंख को सक्रिय करने से पहले वह मुस्कुराया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। नाम, स्काइला हेल। आयु, 25। मन, खेती, अग्रिम, शारीरिक खेती, नश्वर, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जाति, मानव, प्रतिभा, मध्यम, LVL 24, HP 280/280, MP 390/390, STR 29, AGL 34, VIT 28, STM 32, INT 39, DEF 27। नाम, लेनविनी। आयु, 26। मन, खेती, अग्रिम, शारीरिक खेती, नश्वर, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जाति, मानव, प्रतिभा, मध्यम, LVL 23, HP 270/270, MP 370/370, STR 33, AGL 28, VIT 27, STM 29, INT 37, DEF 34... वे मुझे अपनी उंगलियों से कुचल सकते हैं। उसने मन ही मन आह भरी और कसम खाई कि वह उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करेगा। अब जब वह इसके बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि फेलबटा जैसे विस्काउंट को संभवतः असुरक्षित नहीं छोड़ा जा सकता है। यदि नहीं, तो यादृच्छिक खेती करने वाले भी एक रईस के पूरे घर को नष्ट कर सकते हैं और अराजकता फैल जाएगी। उन्होंने उस MP स्टेट पर भी ध्यान दिया जो उन्होंने स्वयं नहीं देखा था,
या फेलबटा की स्थिति पर यह सोचकर कि यह थोड़ा स्तर बढ़ने के बाद दिखाई दे सकता है, उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। अचानक व्यायाम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब नक्स अपने विचारों में खोया हुआ था, फेल ने प्रसन्न मुस्कान के साथ प्रश्न किया। मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़ा व्यायाम शुरू कर देना चाहिए। वह बीच में ही शर्मा गया और रुक गया। अब वो क्या? कुछ नहीं, नक्स ने फेल के क्रॉच क्षेत्र की ओर कुछ नजरें चुराते हुए उत्तर दिया। ये समझकर कि वह क्या सोच रहा था, फेल शर्मा गया और जैसे ही वह कुछ कहने ही वाली थी, नक्स ने बात जारी रखी। वैसे आप आज सचमुच बहुत सुंदर लग रही हैं, लेडी फेल। उसने उसे संबोधित करने के तरीके को भी सूक्ष्मता से बदल दिया। वह हमेशा इस कमजोर स्थिति में नहीं रह सकता, है ना? नक्स ने अपनी दूसरी योजना शुरू करने का निर्णय लिया था। निस्संदेह वह अब भी हर चीज़ में धैर्य रखेगा, क्योंकि वह जानता था कि उसे चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अचानक की गई तारीफ से आश्चर्यचकित फेल को समझ नहीं आया कि वह क्या प्रतिक्रिया दे और उसने जवाब दिया, आपका क्या मतलब है? मैंने अभी तक स्नान भी नहीं किया है। तो क्या हुआ? बस अपने चेहरे को देखो, अन्य महिलाओं में ये सुंदरता नहीं हो सकती, भले ही वे दिन में 100 बार स्नान करें। नक्स चुप हो गया और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती वह उसकी ओर चला गया और जारी रखा, बेशक नहाने के बाद आप और भी आकर्षक लगेंगी, और साथ ही आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो चलिए चलते हैं। सिस्टर लेन, कृपया लेडी फेल के लिए नहाने का पानी तैयार करें। ये कहते हुए जब वे उसके कमरे की ओर चले तो उसने फेल का हाथ पकड़ लिया। दूसरी ओर लेन उलझन में थी। उसे मेरा नाम कैसे पता चला? तुम बदल गई हो। जब वह नक्स के साथ चल रही थी, विस्काउंट बुदबुदाया। मैंने कहा था कि आप बदल गए हैं। आप सामान्य से अधिक साहसी हैं। ठीक है, मैं एक लड़के से आदमी में बदल गया, नक्स ने शर्माते हुए उत्तर दिया। एक आदमी? किसी संभावना के बारे में सोचने से पहले ही फेल बुदबुदाने लगी। रुको, क्या यही कारण है कि तुम आज सुबह कसरत कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नक्स ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना लाल चेहरा छुपाने की कोशिश करते हुए चलता रहा। हा टिल्ड, तो इसीलिए टिल्ड, अब मुझे पता चला कि तुम इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, तुम एक आदमी बन गए। हा टिल्ड, फेल जोर से हंसा, जबकि नक्स बिना कोई जवाब दिए चलता रहा। जैसे ही वे उसके कमरे के अंदर चले गए, फेल ने सवाल करते हुए शरारत से मुस्कुराया। लेकिन नक्स, क्या होगा अगर मैं चाहूं कि तुम वैसे ही रहो जैसे तुम थे? मैं ऐसा नहीं कर सकता, नक्स ने तुरंत उत्तर दिया। ओह, लेकिन क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम वही करोगे जो मैं तुमसे चाहूंगा? फेल ने चकित मुस्कान के साथ सवाल किया, जब अचानक नक्स ने चलना बंद कर दिया। इससे पहले कि उसने उसे एक दीवार से चिपका दिया और अपना हाथ उसके कंधे के सामने रख दिया, जिससे उसके भागने के सभी रास्ते बंद हो गए। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि फेल उन पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। मैंने ऐसा कहा था, लेडी फेल, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको भविष्य में दुख हो, भले ही आप ही मुझे ऐसा करने के लिए कहें। हालांकि आश्चर्यचकित और किसी कारण से थोड़ा उत्साहित होने के बावजूद, फेल ने सवाल करते हुए उसे शांत रखा। ओह, यदि तुम प्यारे छोटे लड़के की तरह बने रहोगे तो मुझे दुख क्यों होगा? नक्स उसके सवाल पर मुस्कुराया। इससे पहले उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना चेहरा झुकाया और उसके करीब चला गया। फेल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने होठों को थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि नक्स के होंठ उसके होठों से आगे बढ़ रहे थे और वे उसके दाहिने कान के सामने आ गए जब वह आकर्षक ढंग से फुसफुसाया। ओह, आप निश्चित रूप से बहुत सी चीज़ों से चूक जाएंगे यदि मैं उस प्यारे छोटे लड़के की तरह बना रहा। आप इस मामले में मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? फेलबटा का दिल जोरों से धड़क गया और उसका चेहरा लाल हो गया, और जैसे कि किसी ताकत से मजबूर किया गया हो, उसने कमज़ोर तरीके से सिर हिलाया। उसने अपनी आंखें तभी खोलीं जब उसे लगा कि नक्स उससे दूर चला गया है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से, उसके आत्मविश्वासपूर्ण रूप के बजाय, उसने सोचा था कि वह ऐसा करेगा। उसे चमकदार लाल चेहरे वाला एक नक्स मिला और वह बुदबुदाया, मैं अभी भी इसका ये अनुभवी नहीं हूँ। जी, मुझे कुछ समय दीजिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फेलबटा को नहीं पता था कि कैसे व्यवहार करना है। उसकी भावनाएं उथल पुथल में थीं। उसे आदमी नक्स बेहद आकर्षक लगा, लेकिन उसे यह लड़का नक्स बेहद प्यारा भी लगा। वह असमंजस में थी कि कौन बेहतर है। लेकिन जैसे ही उसने इस सवाल के बारे में सोचा, उसके दिमाग में नक्स की उसे दीवार से चिपकाए जाने की छवि उभरी। उसे अपनी छोटी बहन की झुंझुनी महसूस हुई और वह तुरंत उत्तर पर पहुंच गई। फिर उसने नक्स पर नज़र डाली जो शर्मा रहा था और उससे नज़रें मिलाने से बच रहा था और जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। हा टिल्ड, ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं जाकर नहा लूंगा। तुम जो चाहो करो। नक्स ने सिर हिलाया और फेल तेजी से बाथरूम की ओर चला गया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, जैसे कि वह मैराथन में दौड़ी हो। जब उसे दीवार में धकेले जाने की बात याद आई तो उसका चेहरा लाल हो गया। खतरनाक, वह बहुत खतरनाक था। मेरा दिल लगभग फट गया। वह बुदबुदाया। अध्याय 18। हाँ, ऐसा लगता है कि मुझे इसे फिर से साफ करना होगा। तारांकन।
लेखक का नोट, ठीक है आप लोग, अब से अध्याय की सामान्य लंबाई 1000 शब्द होगी। इस अजीब रोलर कोस्टर जैसी सवारी में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप भविष्य के अध्यायों का आनंद लेंगे। अभी विस्काउंट फेलबटा अपने बड़े बाथटब के अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं पहने हुए बैठी थी। उसका चेहरा लाल था और उसकी हरकतें सख्त थीं। इस समय उसके दिमाग पर एक ही व्यक्ति का कब्जा था और वह नक्स था। ये याद करते हुए कि कैसे उसने उसे दीवार पर धकेल दिया था, उसका चेहरा और भी लाल हो गया और वह फुंकारने लगी, हम्फ। उसकी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वह एक आदमी बन गया है, वह कहता है। अचानक उसके दिमाग में उसके अंदर अपना सख्त लंड घुसाने की तस्वीरें उभरी और उसकी हरकतें रुक गईं। लेकिन फिर भी अच्छा लगा। novelist.com। क्या अच्छा लगा? लेडी फेल। अचानक उसे एक परिचित लेकिन अपरिचित आवाज़ सुनाई दी। वह पीछे मुड़ी और देखा कि नक्स उसके सामने खड़ा है, केवल एक तौलिया के अलावा, अपने क्रॉच को ढकने के अलावा पूरी तरह से नग्न। का तुम यहाँ क्यों हो? उसने चेहरे पर घबराहट दिखाते हुए सवाल किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह उसके बारे में सोच रही थी तो वह इस तरह उसके सामने आ जाएगा। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें नहाने में मदद करनी चाहिए और मैंने यहाँ आने का फैसला किया। ये कहते हुए वह बाथटब में चला गया और उसके पास बैठ गया जैसे कि यह पूरी तरह से सामान्य हो। दरअसल नक्स भी इस बात को लेकर थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसे चिंता थी कि कहीं उसकी हरकतों का उल्टा असर न हो जाए, लेकिन फिर उसने अपनी सारी चिंताओं को दूर कर दिया। उसे जोखिम उठाना होगा, वह बहुत अधिक निष्क्रिय नहीं रह सकता, अन्यथा वह हमेशा एक लड़के के खिलौने की तरह बना रहेगा। उसे अधिक साहसी और बैलगाम होने की जरूरत है। बेशक वह ऐसा केवल अभी कर सकता था क्योंकि उसे यकीन था कि विस्काउंट अब उसके बिना नहीं रह सकता। इसलिए भले ही वह संतुष्ट होने पर उसे दंडित कर सकती है, लेकिन वह उसे नहीं मारेगी। और चूंकि पुरस्कार पर्याप्त थे, इसलिए उन्होंने ये जोखिम उठाने का फैसला किया। हाँ, मैंने कब कहा कि मुझे नहाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए? फेलबटा ने प्रश्न किया। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान और सुंदर व्यक्ति को नहाने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता कैसे हो सकती है? मैंने तो बस यही सोचा था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये तुम्हारे लिए अधिक सुविधाजनक होगा। आखिरकार मुझे यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि तुम आराम कर सको, है ना? वह कहता है कि जैसे ही उसने उसे उठाया और अपनी गोद में बिठाया, फिर उसने अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रखी और आकर्षक ढंग से सवाल किया, मुझे यकीन है कि आप इसे इसी तरह पसंद करते हैं, है ना? और इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, उसने पेशकश की, बेशक, अगर यह आपके लिए किसी भी तरह से असुविधाजनक है, बस एक शब्द कहें और मैं जितनी जल्दी हो सके चला जाऊंगा। ऐसा कहते हुए उसने उसे थोड़ा धक्का भी दिया। नहीं, मैं ठीक है, तुम चाहो तो कर सकते हो। वह इस आदमी नक्स के खिलाफ नहीं जीत सकी। नक्स ने मुस्कुराते हुए साबुन उठाया और उत्तर दिया, तब मेरा मानना है कि मुझे इसे जल्दी शुरू करना चाहिए क्योंकि विस्काउंट में देर हो रही होगी। उसने उसे थोड़ा सा उठाया और फिर उसे निश्चित रूप से उसके लिए अधिक आरामदायक स्थिति में रखा। उसने अपना लंड उसकी जांघों और चूत के ठीक बीच में रख दिया और अपने पैरों को उसके साथ फंसा लिया। फिर उसने उसकी पतली कमर से शुरुआत की। उसके सुंदर नंगे स्तनों से बचने से पहले उसने उसके कंधों और बाहों को साफ किया। फिर वह नीचे चला गया, उसकी जांघों को साफ करने से पहले उसके स्तनों से बचते हुए। बेशक उसने उसकी आंतरिक जांघों पर विशेष ध्यान दिया। पीछे हटने से पहले वह अपनी छोटी बहन के थोड़ा करीब गया। उसे एक ही समय में प्रत्याशा और निराशा से भर रहा है। धन्यवाद मम्मम टिल्ड टिल्ड। फेलबटा के मुंह से हल्की कराह निकली। ये निर्णय लेते हुए कि उसने उसकी छोटी बहन को काफी छेड़ा है, वह उसकी कमर पर लौट आया, लेकिन इस बार उसने कंधों तक जाने से पहले उसे छुए बिना उसके निचले स्तनों के चारों ओर चक्कर लगाया और उसके ऊपरी स्तनों के साथ भी यही दोहराया। दूसरी ओर विस्काउंट फेलबटा को उसके हाथ हिलते ही अलग अलग संवेदनाएं महसूस हुईं। उसकी छोटी बहन हताशा में कांपने लगी, जबकि उसके स्तनों में कुछ अजीब सी खुजली महसूस हुई और उसके नर्म हल्के गुलाबी रंग के निपल सख्त हो गए। जब नक्स ने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई, उससे वह किसी षड्यंत्रकारी राक्षस से कम खतरनाक नहीं लग रहा था, जो अपनी योजनाओं से युवतियों को फंसाता है। उसी समय उसकी छड़ी भी सख्त हो गई क्योंकि उसने उसे थोड़ा हिलाना शुरू कर दिया, उसकी मोटी जांघों से आनंद का अनुभव किया और साथ ही साथ अपनी छोटी बहन को और अधिक चिढ़ाया। विस्काउंट की सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसका शरीर हताशा में कांपने लगा। आखिरकार उसने प्रलोभन दिया और अनुरोध किया, सी वहां भी साफ करो। कहाँ, लेडी फेल? मेरे स्तन, जैसे आप कहते हैं। ये कहते हुए उसने अचानक उसके गदराए स्तनों को पकड़ लिया और उन्हें मोटे तौर पर साफ करना शुरू कर दिया। अनटिल्ड। विस्काउंट खुशी और आश्चर्य में चिल्लाया, जिससे उसने अपनी मांसल जांघों को कस लिया, जिससे नक्स को महसूस होने वाला आनंद अचानक बढ़ गया। ओग! अचानक उत्तेजना ने उसे अपना दूध लीक करने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि उसने विस्काउंट की जांघों और उसकी छोटी बहन को अपने वीर्य से दाग दिया। उफ, ऐसा लगता है कि मुझे वह क्षेत्र फिर से साफ करना पड़ेगा।
ये कहते हुए उसके हाथ उसकी जांघों की ओर बढ़े और उसने उन्हें फिर से धोया, इससे पहले कि उसकी उंगलियां उसकी नहर की ओर बढ़तीं, जो पहले से ही उसके वीरे के ऊपर गिरने के बाद अनियंत्रित रूप से हिल रही थी। उसकी उंगली उसके प्रवेश द्वार के चारों ओर थोड़ी देर तक घूमती रही, इससे पहले कि उसने उसके उभरे हुए भक्षेप को दबाया, जिससे वह परमानंद में विलाप करने लगी। एनएनजीजी टिल्ड टिल्ड, मुझे लगता है कि यह किसी तरह अंदर चला गया है, मुझे इसे अच्छी तरह से साफ करने दो। पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना उसकी मध्यमा उंगली सीधे उसकी तर्जनी के बाद उसकी बिल्ली में प्रवेश कर गई। उसकी 2 उंगलियां उसके गीले और गूदेदार अंदरूनी हिस्से को रगड़कर उसके सभी कमजोर बिंदुओं का पता लगा रही थीं। आन्ना टिल्ड आन्ना टिल्ड आन्ना टिल्ड। फैलबटा खुशी से कराहता रहा और उसकी चूत से खेलता रहा। अचानक नक्स के दिमाग में एक अजीब विचार आया जब वह अपने होंठ उसके बाएं कान के करीब लाया और फवू टिल्ड टिल्ड। उसने धीरे से उसके कान में कुछ हवा फूंकी। फैलबटा का शरीर उसकी नलिका के सख्त होने से पहले अजीब तरीके से झटके खा रहा था और आनन टिल्ड, वह आया। उसका रस बिना रुके बाहर निकल गया, जिससे उसकी जांघें फिर से दागदार हो गईं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे इसे फिर से साफ करना पड़ेगा। अध्याय 19 कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में सहायता। अपने अब तक के सबसे लंबे स्नान सत्र के बाद विस्काउंट फेलबटा संतुष्ट लेकिन सख्त अभिव्यक्ति के साथ बाथरूम से बाहर चली गई। हमें देर हो गई और यह सब आपकी वजह से है। आपको अपने बचाव में क्या कहना है? मुझे हुई असुविधा के लिए मैं गहराई से माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि मैं कहूँगा, ये सचमुच अच्छा लगा, है ना? जब विस्काउंट फेलबटा ने उसकी टिप्पणी सुनी तो उसके होंठ कांपने लगे। वह उसे डांटना चाहती थी, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा, ये सचमुच अच्छा लगा। अघग, मैं उसके द्वारा गुमराह किया जा रहा हूँ। उसने हताशा में अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन जब उसे कुछ मिनट पहले महसूस हुए आनंद की याद आई तो उसने उसे जाने देने का फैसला किया। हाँ, मैं सचमुच उसके सामने कमज़ोर हूँ। ठीक है, शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें पहले ही देर हो चुकी है। चलो जल्दी चलते हैं ताकि हम कुछ समय बचा सकें, उसने अपनी गति तेज करते हुए कहा। रुको, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, नक्स ने प्रश्न किया। हाँ, मैंने अब से तुम्हें अपना बटलर बनाने का फैसला किया है। लेकिन मैं नहीं जानता कि बटलर क्या करते हैं। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जोयब इसका ख्याल रखेगा, तुम्हें बस मेरे पीछे आना होगा। तुम यहाँ नहीं रह सकते। क्या तुम रह सकते हो? लेडी फेल, आपको इस घुमावदार रास्ते से जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे बताएं कि आप मुझसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, और अगर आप नरक में भी चलेंगी तो भी मैं आपका पीछा करूंगा। फेलबटा के होंठ फड़क रहे थे। वह उसका जवाब देना चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि उसने जो कहा वह सच था। वह खींच दिलाने वाला है। आखिर मेरा प्यारा नक्स कहाँ गया? तुम्हारी जबान ज़रूर चिकनी है ना? मेरा मानना है कि लेडी फेल इसके बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। उसने अपने होठों को मोहक तरीके से चाटने से पहले जानबूझकर उसके ठोस स्तनों पर नज़र डाली। उसका मतलब समझते हुए फेलबटा का चेहरा आह भरने से पहले ही लाल हो गया। हाँ, मुझे वास्तव में पुराने नक्स की याद आती है। वह बहुत प्यारा और प्यारा था। अब के विपरीत तुम सिर्फ एक असभ्य व्यक्ति हो। क्या आपने वास्तव में जो कहा उसका सचमुच मतलब है? लेडी फिल, आप अपने मवाद हृदय से क्यों नहीं पूछती और देखें कि वह क्या कहता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फेलबटा ने चुप रहने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। हालांकि उसे लड़के नक्स की थोड़ी याद आती थी, लेकिन अगर उसे विकल्प दिया जाता तो वह किसी भी दिन आदमी नक्स को चुनती। आखिरकार, चाहे उसका चेहरा कितना भी मोटा क्यों न हो, जब भी वह नक्स को कुछ भी करने का आदेश देती थी तो उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह एक छोटे लड़के के साथ छेड़छाड़ कर रही है। हालांकि यह अच्छा लगता था, लेकिन उसके दिमाग के कुछ हिस्से में उसे थोड़ा अजीब लगता था। दूसरी ओर नक्स अब हमारे सामने कदम रखता है और उसे अपनी मर्जी से बहकाता है। उसके चंचल शब्द अच्छे लगते हैं और उसके छोटे छोटे सशक्त तरीके उसके दिल को तेज कर देते हैं। आखिरकार उसने उसे अपने लड़के के खिलौने के रूप में खरीदा, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे यौन रूप से संतुष्ट कर सके। निस्संदेह फेलबटा को इस बात का एहसास नहीं है कि उसके दिल में नक्स का महत्व किसी भी यादृच्छिक बॉय टॉय से कहीं अधिक हो गया है। यदि उसे अपने करीबी दोस्तों और नक्स के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाता तो वह अपने दोस्तों को चुनने में सक्षम नहीं होती, भले ही उसे सोचने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता। जैसे ही वे दोनों फेल के कार्यालय में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि कार्यालय के अंदर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति काला सूट पहने खड़ा था। बिना समय बर्बाद किए नक्स ने विवेक की आंख को सक्रिय किया और इस आदमी की जानकारी उसके सामने आ गई। धन्यवाद। नाम जोयब फ्रे। आयु 59। मन खेती मास्टर, शारीरिक खेती नश्वर, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। व्यवसाय विस्काउंट फेलबटा के बटलर। जाति मानव। प्रतिभा कम। LVL 31। HP 350/350। MP 550/550 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट novelism.com। STR 36। AGL 41। VIT 35। STM 39। INT 55।
DEF 35। जोएब, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ, वह नक्स है, अब से वह मेरा नया बटलर होगा। ये सुनकर जोएब ने भौहें चढ़ा दी और सवाल किया, विस्काउंट फेल्बर्टा, क्या वह भी नहीं है? हाँ, वह है, लेकिन अब से वह मेरा बटलर है। जब जोएब ने उसे वाक्य के बीच में ही काट दिया तो वह उसके रक्षात्मक स्वर को नोटिस करने से खुद को नहीं रोक सकी। इस बच्चे ने उस पर कैसा जादू किया है? वह संदेह किए बिना नहीं रह सका कि क्या नक्स कोई दुष्ट कृषक था जिसने किसी तरह विस्काउंट फेल्बर्टा को सम्मोहित किया था। यदि ऐसा नहीं होता कि वह अपने शरीर से ऊर्जा का एक औंस भी बाहर निकलते हुए महसूस नहीं कर पाता तो उसने पहले ही उस पर हमला कर दिया होता। लेकिन विस्काउंट, क्या वह जानता है कि आपके बटलर के रूप में उसे क्या करना है? उन्होंने सवाल किया। आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी खेती के बारे में क्या? अगर वह इतना कमज़ोर है तो वह आपकी रक्षा कैसे करेगा? आप जानते हैं कि एक बटलर भी एक अंगरक्षक होता है जो अपने स्वामी की रक्षा अपने प्राणों से करता है। अरे हाँ, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैंने उसे हमारे घर की सर्वोत्तम खेती तकनीक प्रदान करने का निर्णय लिया है। वह अभी भी युवा है और मेरा मानना है कि वह दूसरों की बराबरी कर सकता है। लेकिन जोएब आगे बहस करना चाहता था लेकिन उसे कोई मुद्दा नहीं मिला। ये देखते हुए कि वह अजीब व्यवहार कर रहा था, फेल्बर्टा ने इसके बारे में सोचा और तुरंत उसकी दुविधा को समझा और मुस्कुराया। बटलर जोएब, आपने तब से मेरा ख्याल रखा है जब मैं बच्चा था। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके या आपके परिवार के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मुझे पता है कि आप अपने बेटे को आपके बाद मेरा बटलर बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। रिटायर हो जाए, नक्स की उपस्थिति के बाद यह नहीं बदलेगा। मैं आपको या आपके बेटे को नौकरी से नहीं निकाल रहा हूं। जोएब ने उसकी नज़रों से बचने की कोशिश करने से पहले विस्काउंट की ओर देखा, इस बात से शर्मिंदा था कि उसे आसानी से देख लिया गया था। साथ ही जब उसने उसकी बात सुनी तो उसके शरीर पर राहत की अनुभूति हुई और उसने आह भरी। हाँ, हालांकि मैंने नक्स को अपना बटलर नियुक्त किया है, वह वास्तव में मेरा बटलर नहीं है, वह एक सहायक की तरह है। रुकिए, नहीं, आप भी एक तरह से मेरे सहायक हैं। इसे भूल जाओ, बस याद रखें कि आप दोनों के काम अलग अलग हैं। विस्काउंट की बातों ने न केवल जोएब को भ्रमित किया बल्कि वह भी समझ नहीं पाई कि वह क्या कह रही है। उसके पीछे नक्स ने जब उसकी बातें सुनी तो वह अंदर ही अंदर खुंखारने लगा। टस्क टस्क, पर्दा डालने का क्या मतलब है? बस उसे बताएं कि हम दोनों आपके सहायक हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब वह कागज़ों पर काम करता है तो मैं आपके शरीर पर काम करता हूँ। अध्याय 20-20। मुझ पर विश्वास करो, मैं इस कठोरता को ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छा व्यायाम जानता हूँ। तारांकन। लेखक का नोट, फिर से मैं आपको चेतावनी दूंगा, यदि आप ब्लू बॉल नहीं होना चाहते हैं तो अगले अध्याय की प्रतीक्षा करें जिसे मैं 2 घंटे में पोस्ट करूंगा। अपने जोखिम पर पड़े कंकाल चेहरा। नक्स को जोएब से मिलवाने के बाद विस्काउंट ने अपना काम जारी रखा। हालांकि जल्द ही उसने देखा कि उसकी गति और दक्षता में थोड़ा सुधार हुआ है। ये थोड़ा ही था लेकिन विस्काउंट की नज़रों से छिप नहीं सका। इसके अलावा अब जब नक्स उसके ठीक पीछे खड़ा था तो काफ़ी देर तक काम करने के बाद भी उसे वह झुंझुनी महसूस नहीं हुई जिससे वह इतनी परेशान थी। निस्संदेह इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रेक के समय में उन्हें मौज मस्ती नहीं मिलेगी। लंच ब्रेक की प्रतीक्षा में विस्काउंट मुस्कुराया। दूसरी ओर उसे इतनी कुशलता और सुंदरता से काम करते देखकर नक्स बहुत प्रभावित हुआ। वह इस बात से आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने किसानों की समस्या कैसे हल की। उनकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता बहुत कठिन थी। वह एक आदर्श सशक्त महिला लग रही थी और जब उसने सोचा कि इस सशक्त महिला को उसकी गोद में कैसे बैठाया गया है तो वह बुरी तरह मुस्कुराया और दोपहर के भोजन के अवकाश का इंतजार करने लगा। ठीक है, ये काफ़ी है। अब आप अपना लंच ब्रेक ले सकते हैं, आपके पास 2 घंटे हैं। जैसा आप कहें, विस्काउंट। झुकने के बाद जोएब जल्दी से चला गया और ये देखते हुए कि नक्स अभी भी अंदर था, उसे अंततः समझ आया कि वह किस तरह का सहायक था। नक्स को नहीं पता था कि जोएब क्या सोच रहा है, भले ही उसे पता हो, उसे कोई परवाह नहीं होगी। जब वह विस्काउंट फेल्बर्टा की ओर चला तो वह बस मुस्कुराया, उसके कंधों पर हाथ रखकर वह मुस्कुराया। लेडी फेल, आप इतने लंबे समय तक काम करने के बाद थक गई होंगी। ये जानते हुए कि उसे यह पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि उसे क्या चाहिए, फेल्बर्टा मन ही मन मुस्कुराई और इंतज़ार कर रही थी कि कैसे वह इस स्थिति को अपने लाभ के लिए बदल देगा और कुछ भद्दा काम करेगा। मम्मा, बेशक, वह उसकी स्क्रिप्ट में मदद करना नहीं भूली और सिर हिलाया। तुम्हारा पूरा शरीर अकड़ गया होगा ना? मम्मम, मेरा पूरा शरीर बहुत सख्त हो गया है। मैं समझता हूँ, मैं आपकी कुछ मालिश में मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि इससे आपको थोड़ा अधिक आराम मिलेगा जिससे बाद के घंटों में आपका काम प्रभावित होगा। ये निश्चित रूप से सच है। तो फिर मैं कुछ स्ट्रेचिंग में आपकी मदद कैसे करूँ? खिंचाव। हाँ, फिर लेडी फेल, चूंकि हमारे पास समय की कमी है, आइए इसे जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। हालांकि वह समझ नहीं पाई कि वह क्या चाहता है, उसने सिर हिलाया और फिर खड़ी हो गई और उसे वह करने दिया जो वह चाहती थी। ठीक है,
पहले चलो छुटकारा पाए, मेरा मतलब है चलो तुम्हारा गाउन उतारो। फिर उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना नक्स ने जल्दी और कुशलता से अपना गाउन उतार दिया। आज उसने बैंगनी रंग की ब्रा और पैंटी पहनी हुई थी। उसकी शुद्ध गोरी त्वचा और गहरे बैंगनी रंग के अंडरगारमेंट्स के बीच का अंतर उसे वास्तव में आकर्षक बनाता था। अरे, उसका शरीर बहुत ही अनूठा है। चाहे उसने उसे कितनी भी बार देखा हो, वह हमेशा उससे मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसका परफेक्ट ऑवरग्लास फिगर जिसकी वह केवल अतीत की कल्पनाओं में ही कल्पना कर सकता था, यहाँ तक कि उन फिल्मी सितारों या मॉडलों के पास भी उसके जैसा शरीर नहीं था। ठीक है, अब बैठ जाओ, अपने घुटनों को सीधा करो और अपने पैरों को जितना संभव हो उतना चौड़ा खोलो। फेलबटा ने वही किया जो उसने कहा था। उसने अपने पैरों को जितना संभव हो उतना फैलाया और हालांकि यह एक सीधी रेखा नहीं थी, फिर भी यह उसके बहुत करीब थी। नक्स उसके शरीर के लचीलेपन से प्रभावित था। उसने उसकी आंतरिक जांघों को रगड़ने का मौका भी नहीं छोड़ा, उसे और अधिक फैलाने में मदद की। अब नीचे झुकें और अपने हाथ से अपने पैर की उंगलियों को छूने की कोशिश करें। टिल्ड, नक्स ने उसकी पीठ को सहारा देते हुए फुसफुसाया। वह अपनी जांघों पर खिंचाव महसूस करते हुए नीचे झुकी, लेकिन वह वास्तव में उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकी क्योंकि वह राक्षस अभी भी उसकी छोटी बहन को बार बार चिढ़ाते हुए उसकी आंतरिक जांघों को मसल रहा था। ठीक है, अब दूसरे पैर के अंगूठे के साथ भी ऐसा ही करो। उसकी निराशाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए नक्स ने उसके शरीर का फायदा उठाना जारी रखा क्योंकि उसने उसकी स्ट्रेचिंग में उसकी मदद की। ठीक है, अब अगले चरण पर। फिर उसने उसे क्लासिक जापानी स्थिति सीजा स्थिति में बैठाया और फिर उसे धीरे धीरे अपनी पीठ को पीछे की ओर धकेलने के लिए कहा। फेलबटा का शरीर बहुत लचीला था। इस स्थिति में रहते हुए उसका सिर लगभग फर्श को छू रहा था। बेशक नक्स ने अभी भी उसके सिर को अपनी गोद में रखा हुआ था, क्योंकि उसने उसकी ब्रा को हटाए बिना उसके नर्म और मांसल स्तनों को मसल दिया था। टिल्ड, वह खुशी से कराह उठी और उसका चेहरा लाल देखकर नक्स को लगा कि उसका छोटा भाई हिल रहा है। ठीक है, थोड़ा और। हाँ, ये काफ़ी है। जैसे ही हम अगले की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सांस लें। फिर उसने उसे शर्मिंदा होते हुए भी चारों तरफ बैठा दिया। विस्काउंट ने फिर भी वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। मुस्कुराते हुए नक्स ने निर्देश दिया, अब अपनी पीठ झुकाएं, अपने बट और सिर को ऊपर उठाएं और जब तक मैं अन्यथा न कहूं तब तक उसी स्थिति में रहें। नक्स बुरी तरह मुस्कुराया और उसकी सख्त लेकिन रसीली गांड पर अपना हाथ रखा और उसे जितना चाहे उतना चिढ़ाया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हिल रहा था और उसे यकीन था कि यह उसके द्वारा किए जा रहे खिंचाव के कारण नहीं था। फेलबटा को अपनी छोटी बहन के अंदर परिचित झुनझुनी महसूस हुई। उसका हाथ उसकी गांड के चारों ओर घूम रहा था और समय समय पर उसकी छोटी बहन को छेड़ रहा था। उसकी बिल्ली हताशा में फड़क उठी। विस्काउंट को महसूस हुआ कि उसकी छोटी बहन कुछ भूल रही है। कुछ बड़ा novelist.com। कुछ देर तक उसे टटोलने के बाद संतुष्ट होकर उन्होंने निर्देश दिया, ठीक है, ये पर्याप्त होना चाहिए। अब नी, ये बहुत हो गया। मुझे लगता है कि मेरा शरीर अब ठीक है। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह केवल उसे चिढ़ाना चाहता है, फेलबटा ने उसे रोका। केवल 10 मिनट के भीतर ही उसका शरीर हताशा से चिल्ला रहा था। उसे नहीं पता था कि अगर वह उसे वही करने देती रही जो वह चाहता था तो क्या होगा। नक्स मुस्कुराया, ये सोचकर कि वह उसे और अधिक नहीं छेड़ सकता। हालांकि यह मज़ेदार था, फिर भी वह उसके साथ सातवें आसमान पर कूदना चाहता था। इसके बारे में सोचते हुए उसने सवाल करते हुए मुस्कुराया, क्या आप निश्चित हैं? क्योंकि मैं निश्चित रूप से महसूस कर सकता हूं कि आपका यह हिस्सा बहुत कठोर है। टिल्ड, जब नक्स ने साहपूर्वक उसकी छोटी बहन को पकड़ लिया तो विस्काउंट के शरीर में झटका लगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं इस कठोरता को ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छा व्यायाम जानता हूं। टिल्ड,